लोन पेयर उसी जगह जाएगा जहां पर एस ज्यादा है, ठीक है, या यूं कहूं जहां पे भी लोन पेयर होगा वहां परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा हो जाएगा। जिसमें लोन पेयर होगा उसको परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा चाहिए। बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस, सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम, दोनों के अट्रैक्शन को महसूस कर रहे हैं। जिसमें भी ये तीनों कंडीशन एक साथ अप्लाई होगी वहां पर मिक्सिंग जो है वो नेग्लिजिबल होगी। ऐसे ऑर्बिटल का जिसमें लोन पेयर रखा है उसका परसेंटेज पी करेक्टर पूछे तो ऑर्डर सेम हो जाएगा। ऐसा ऑर्बिटल होता है जिसमें ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन रखा है। हेलो बच्चों, वेलकम टू कंपटीशन वाला चैनल रफ्तार नीट में आपका स्वागत है। मैं एमडी सर आज आपके लिए लेकर आया हूं केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर हमारे केमिकल बॉन्डिंग के हो चुके हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें जो हैं वो क्लियर हो रही होगी, धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। अभी तक हमने मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री, अगर हम मेन पार्ट की बात करें तो केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हमने जो बड़ी चीजें हैं वो ये सीख ली कि हम हाइब्रिडाइजेशन समझ चुके हैं क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख चुके हैं और मॉलिक्यूल की शेप और ज्योमेट्री निकालना भी सीख चुके हैं। अब चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि हम चल रहे थे एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में, और उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो है वो खत्म कर ली थी, एंड दैट इज योर बॉन्ड एंगल। अब आप बॉन्ड एंगल के सवाल भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। और बॉन्ड एंगल के बाद आज हम उसी लेक्चर को वैसे आगे करने वाले हैं, आगे की चीजें पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में ही हमारा चल रहा है, उसमें सबसे उसके बाद सेकंड एप्लीकेशंस जो है हमारी हैं बेंट्स एंड ड्रैगो रूल। उसके बाद क्या आता है आपका बेंट्स एंड ड्रैगो रूल आता है। वैसे ये कोई एप्लीकेशंस नहीं, ऐसे कुछ नहीं है कि कोई बहुत बड़े रूल हो, दिल पर लेके इनको नहीं करना है। कुछ एक दो एक्सेप्शंस को समझाने के लिए हमको इन चीजों की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज बेंट रूल हो गया या इससे आगे जो ड्रैगो रूल आएगा वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना। बट ठीक है, कुछ चीजों को, एक या दो एग्जाम्पल को जहां पे जो चीजें हमारा एक्सेप्शनली चीजों को एक्सप्लेन किया जाता है वहां पे ये बेंट्स और ड्रैगो रूल की थोड़ा सा हमको जरूरत पड़ती है, ठीक है। बेंट एक साइंटिस्ट था, ठीक है। सबसे पहले बेंट रूल पढ़ते हैं। बेंट एक साइंटिस्ट था। ऐसा नहीं कि आपको बेंट का मतलब सिर्फ बेंट, क्योंकि अभी आप सीख चुके हो ना कि Ab2L2 Ab2L1 बेंट शेप होती है, तो कई बार क्या होता है इसको शेप मान लेते हैं बेटा कि शेप बेंट रूल दिखता है, ऐसा वाला कोई नहीं। बेंट साइंटिस्ट का नाम है। उसने एक चीज बताई और उसने कहा कि जो आपके लोन पेयर होते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल में, उनको परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा चाहिए, ठीक है। क्या बोला उसने कि जो आपके लोन पेयर होते हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा चाहिए। मैंने ये कहा था कि हाइब्रिड ऑर्बिटल एक बार के लिए सेंट्रल एटम जो है वो सब कुछ बराबर कर लेता है, लेकिन बाद में कुछ कहानी और गड़बड़ जो हो जाती है। बाद में क्या कहानी गड़बड़ हो जाती है कि उसमें क्या चीज है, वो सिग्मा बना रहा है सपोज, तो उससे अगर कोई हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ रहा है तो परसेंटेज एस और पी करेक्टर के हिसाब किताब में बराबरी नहीं रहेगी, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकते हैं। कोई हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर लोन पेयर रखे हैं, लोन पेयर हैं उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में, तो भी वहां पे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ेगा। तो बेसिकली बेंट ने यह समझाया कि जिस भी हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंटेज एस करेक्टर होगा, लोन पेयर वहां रहना पसंद करेगा। सर ऐसा क्यों? देखो समझाता हूं, वैसे जरूरत नहीं है इन चीजों को समझने की, बट मैं आपको समझाता हूं ताकि ये स्टेटमेंट याद रहे। लोन पेयर को ऐसा याद रखो, सिंपल सी, लोन पेयर को एस पसंद है। क्या लिख दिया मैंने यहां पे? लोन पेयर को जुगाड़ याद रखना, लोन पेयर को एस पसंद है। लोन पेयर को क्या पसंद है? एस पसंद है। लोन पेयर उसी जगह जाएगा जहां पर एस ज्यादा है, ठीक है, या यूं कहूं जहां पे भी लोन पेयर होगा वहां परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा हो जाएगा। एक ही बात है, लेकिन हम इसको और आसानी से समझने का तरीका यही कि लोन पेयर को एस पसंद है, बस इतना ध्यान रखो। अब क्या होता है बेटा, जैसे आपको इस चीज को समझना है तो समझने के लिए सपोज अपन एक एग्जांपल उठाते हैं, एंड दैट इज योर H2O वाला केस उठा लेते हैं। क्या उठा लेते हैं अपन? H2O वाला केस। ऑक्सीजन, ये रहा H, ये रहा H। बताओ यहां पे क्या होंगे? 2 लोन पेयर होंगे बेटा। यहां पे क्या होंगे? 2 लोन पेयर होंगे। अपन वैसे तो इसमें 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर है, बट अपन समझने के लिए एक लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर की तरफ समझ लेंगे, चीजें समझ में आ जाएगी। जैसा इन दोनों में हो रहा होगा वैसा इन दोनों में भी हो रहा होगा, अलग से 4 समझने की जरूरत नहीं है। देखिए बेटा, यहां पर इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है मुझे बताओ जरा। इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्या हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है?
हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका? sp3 है। इसका मतलब अगर अपन देखें, हिसाब से समझें, तो हिसाब से मतलब क्या होना चाहिए? 25% तो क्या होना चाहिए बेटा? s कैरेक्टर होना चाहिए, और मुझे बताओ 75% क्या होना चाहिए बेटा? p कैरेक्टर होना चाहिए। समझ रहे हो यहां तक बात? sp3, मुझे बताओ ये भी sp3 ऑर्बिटल है, ये भी sp3 ऑर्बिटल है, और ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये भी sp3 ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब हुआ कि यहां पर sp3 में s और p का कैरेक्टर कितना है? sp3 में, यहां सीख रहा हूं, sp3 में s और p का रेशियो क्या है? मुझे बताओ जरा, ये कितना होगा? ये 25 और ये कितना हो जाएगा? 75। क्या यहां पे 1:3 का रेशियो हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब ऐसे कितने बनेंगे? sp3 4 मिले हुए हैं। कितने मिले हुए हैं? 4। तो बने भी 4 होंगे, मतलब इस मॉलिक्यूल में 4 sp3 होंगे। इस मॉलिक्यूल में क्या होंगे? ऑक्सीजन कितने sp3 बनाएगा? 4 बनाएगा। 4 मिलाएगा, 4 बनाएगा, चारों का नाम sp3 होगा। 4 में से 2 तो लोन पेयर रखे बैठे हैं और 2 सिग्मा बना रहे हैं। चारों का हिसाब किताब दिख रहा है आपको कि 2 तो लोन पेयर रखे बैठे हैं और 2 क्या बना रहे हैं बेटा? सिग्मा बना रहे हैं। तो ऐसे sp3 कितने होंगे? 4 होंगे। 4 अगर मानोगे तो मुझे बताओ इसको कितना कर दोगे? 100 कर दोगे क्या? और इसको कितना कर दोगे? मुझे बताओ इसको कितना कर दोगे? 300 कर दोगे। 25 इंटू 4 100, 75 इंटू 4 300। अब बीबी रेशियो देखो 1:3 मेंटेन है। अगर आप टोटल की बात करोगे, टोटल मतलब sp3 कितने हैं? sp3 कितने हैं? sp3 कितने हैं? 4 sp3 हैं। sp3 कितने हैं? 4 हैं। sp3 कितने हैं? 4। तो मैंने कुछ नहीं किया इनको, अगर आप एक ऑर्बिटल का हिसाब देखोगे तो भी 1:3 रेशियो है, और अगर आप चारों ऑर्बिटल का मॉलिक्यूल में हिसाब देखोगे तो भी 1:3 रेशियो है। सर ये एकदम बढ़िया चल रहा है, ये 1:3 रेशियो में ही रहना चाहिए, ये रहना चाहिए था, लेकिन इनमें गड़बड़ी है ना। इनके अंदर जो गड़बड़ी है वही तो बेंट ने समझाई है, वही तो बेंट ने समझाई है कि ऐसा नहीं होता, वही तो समझाया है बेंट ने कि ऐसा नहीं होता, इनमें दिक्कत आती है। और वो दिक्कत क्या है? वो है एस कैरेक्टर पी कैरेक्टर का बैलेंस बिगड़ जाना। और क्यों बिगड़ जाना? क्योंकि उसमें ऑर्बिटल में ये देखा जाता है कि कौन से ऑर्बिटल में लोन पेयर है या कौन से ऑर्बिटल से आके हाई ईएन जुड़ रहा है, वो हम नेक्स्ट पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, अब आपको अगर बात समझ में आ गई, अगर आपको बात समझ में आ गई तो बताओ ये कैसा होगा? ये sp3 होगा क्या? क्या ये sp3 होगा क्या? ये भी sp3 होगा। बताओ ये भी क्या होगा? sp3 होगा। तो बताओ इसमें क्या होना चाहिए बेटा? ये होना चाहिए 25% s होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए? 75% p होना चाहिए हिसाब के अकॉर्डिंग एग्जैक्ट सेम चीजें होनी चाहिए। अगेन यहां पे भी 25% s होना चाहिए, और यहां पर भी क्या होना चाहिए बेटा? यहां पे 75% p होना चाहिए। कोई अपने हिसाब से कोई फर्क नहीं है, लेकिन बेंट ने बोला कि जिसमें लोन पेयर होगा उसको परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा चाहिए। इसका मतलब अपन मान के चलें कि यहां 25% तो नहीं होगा, इसका मतलब हम मान के चले कि यहां पे 25% तो नहीं होगा, तो इसका मतलब है यहां फिर कितना होगा? तो मान लो ये यहां पे बढ़कर यहां हो गया कितना? 30%। क्यों हो गया यहां पे 30%? क्योंकि लोन पेयर जुड़ा हुआ है सर। ठीक है, अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर, मैंने क्या कहा था, एक इंडिविजुअल ऑर्बिटल के अंदर भी 1:3 का रेशियो मेंटेन रहेगा, मतलब टोटल तो बेटा 100 ही होने चाहिए ना। अब आप उस पर्टिकुलर एक ऑर्बिटल में अगर परसेंटेज एस कैरेक्टर को 25 से 30 कर रहे हो तो मजबूरन आपको परसेंटेज पी कैरेक्टर को घटा के जो है क्या करना पड़ेगा? 70% करना पड़ेगा। अगेन 1:3 रेशियो मेंटेन रहना चाहिए, 1:3 रेशियो मेंटेन रहना चाहिए, टोटल 100 रहने ही चाहिए बेटा। तो मतलब यहां पे क्या हो गया? यहां पे एस बढ़ गया और पी क्या हो गया? घट गया, अगर इस पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात करें तो। फिर ये भी सही है कि क्या ऐसे की ऐसी कहानी बेटा इस वाले लोन पेयर की तरफ भी चल रही होगी? सर चल रही होगी, क्योंकि सेम है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि इधर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, मैं लिख नहीं रहा हूं, बट हाँ एक में समझा रहा हूं। फिर मैं दूसरे तरह का सोच रहा हूं जिसमें लोन पेयर नहीं है, क्या बना हुआ है? सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये भी तो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहां पर भी 75% है। अब मुझे बताओ टोटल कितना है? टोटल परसेंटेज एस तो 100 ही है ना बेटा, टोटल परसेंटेज एस कैरेक्टर तो कितना है? 100 ही है। तो इसका मतलब है अगर आपने यहां पर 5% एस कैरेक्टर बढ़ाया तो ऑक्सीजन कोई बाजार से लाके नहीं दे रहा है इसको परसेंटेज एस कैरेक्टर, उसके पास फिक्स है, उसके पास टोटल परसेंटेज एस कैरेक्टर 100 ही है। अब 100 में से आप मान के चलो पहले चारों में हिसाब किताब बराबर था, इसलिए 25 किया,
लेकिन अब क्या हो गया कि ये दो बोले हमको ज्यादा चाहिए, तो बेटा इन दोनों को एस करेक्टर ज्यादा देना है, तो कहां से लाएगा ऑक्सीजन? तो बेटा इनमें से निकालेगा। किन में से निकालेगा? ये जो नीचे वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल है इनमें से निकालेगा। इसका मतलब है इसको घट के कितना हो जाना है? 20% हो जाना है, क्योंकि 5 उधर बढ़ा तो 5 इधर घटेगा। अब फिर अगेन सोचो कि अगर यहां S बढ़ा था तो P घटा था, इसका मतलब है यहां पर S घटेगा तो बेटा P फिर क्या होगा? बढ़ेगा, क्योंकि रेशियो तो मेंटेन रहना चाहिए। तो ये 80% P हो गया। तो क्या हो गया? ये 80% P हो गया। अब मुझे जरा बताओ इस बात का, मुझे जरा बताओ, क्या हमने पहले लोन पे रिपल्जन से एंगल निकालना सीख लिया था? क्या हमने पहले लोन पे रिपल्जन से एंगल निकालना सीख लिया था? हमारे हिसाब से ये थीटा जो है, हमारे हिसाब से जो ये थीटा है, ये थीटा जो है वो 109.5 डिग्री आना चाहिए था, क्योंकि ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3 है। तो ये टेट्राहेड्रल एंगल के हिसाब से ऐसा एंगल होना चाहिए था, ऐसा एंगल होना चाहिए था। लेकिन अभी पता चला कि इधर लोन पेयर में एस पड़ गया है ना, और इस वजह से इन बॉन्ड पेयर्स में एस कम हो गया। बताओ, एस एंगल की दुकान है, एस क्या है? एंगल की दुकान है। एस घटेगा तो एंगल भी घटेगा। तो ये थीटा जो है, ये थीटा लेस देन हो जाता है बेटा 109.5 डिग्री, और ये एग्जैक्टली कितना हो जाता है? ये थीटा हो जाता है बेटा 104.5 डिग्री। कितना हो जाता है? ये 104.5 डिग्री। तो जो चीज आपने लोन पे रिपल्जन से सीखी वो आपको बेंट ने वापस सिखाया। बेंट ने उसको परसेंटेज एस करेक्टर और पी करेक्ट से सिखाया, और कुछ मतलब नहीं है। फर्क वही है, सिर्फ इसने थोड़ा डीप जाके चीजों को समझाया, और मैंने तो पहले ही आपको सिखा रखा है कि एस एंगल की दुकान है। क्या लिखा है मैंने? एस एंगल की दुकान है। तो एस अगर बढ़ेगा तो वहां पर एंगल बढ़ेगा। तो अब इसका मतलब है इनके बीच में एंगल बढ़ने का मतलब क्या है? इनके बीच का रिपल्शन बढ़ना। और आप पहले से जानते हो कि ये जितना दूर होंगे ये उतना ही नीचे वाला उतना ही कम होता जाएगा। हो गया बेटा, थीटा इज लेस देन 109.5 डिग्री, क्योंकि एस घट गया। परसेंटेज एस करेक्टर कहां घट गया? इधर नीचे घट गया। जिधर घट गया उधर एंगल कम कर दो। तो जुगाड़ दोनों काम में आ गए। एस एंगल की दुकान है, और आज एक नया और याद रखने का तरीका है, लोन पेयर को एस पसंद है बिकॉज लोन पेयर्स जो हैं वो नॉन बॉन्डिंग पेयर्स हैं। एंड नॉन बॉन्डिंग पेयर्स का मतलब हुआ कि उन पर अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एटम लगा रहा है, और बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये भी दो इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस और इस न्यूक्लियस, सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम, दोनों के अट्रैक्शन को महसूस कर रहे हैं। तो इनको ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो वो बेचारा नाराज हो गया लोन पेयर, कहता तुम तो बॉन्ड पेयर को तो तुम दो दो रखवाले हो, और मेरे पे प्यार जो है सिर्फ एक ही आदमी लुटा है, ऐसा क्यों? तो उसने कहा मुझे भी ज्यादा प्यार चाहिए। तो ज्यादा प्यार मतलब न्यूक्लियस के पास प्यार क्या होता है? न्यूक्लियस अपने पास बुला ले। न्यूक्लियस के प्यार का मतलब क्या? अपने पास रखे। और न्यूक्लियस के पास रखने का मतलब कौन सा कैरेक्टर? पी कैरेक्टर बढ़ाऊं या एस कैरेक्टर? एस कैरेक्टर, क्योंकि न्यूक्लियस के पास कौन सा कैरेक्टर ज्यादा होता है? एस कैरेक्टर। तभी तो एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास बोलते हो, वो इसीलिए बोलते हो बेटा। तो इसका मतलब है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन किन पर ज्यादा लगेगा? जिनका एस कैरेक्टर ज्यादा होगा उन पर ज्यादा लगेगा। इसीलिए लोन पेयर ने डिमांड करी, कहते हैं हमको एस दो। क्यों? क्योंकि हमको एस पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि हमको अट्रैक्शन चाहिए ज्यादा, क्योंकि तुमने बॉन्ड पेयर पे तो दो दो मिलके अट्रैक्शन लगा रहे हो, हमारा ध्यान कौन रखेगा? हमको भी तो अट्रैक्शन चाहिए। तो इस वजह से इसने कहा परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसने बॉन्ड पेयर में से निकाल के अपने हिस्से का परसेंटेज एस करेक्टर, बॉन्ड पेयर के हिस्से का परसेंटेज एस करेक्टर, बॉन्ड पेयर के हिस्से का परसेंटेज एस करेक्टर लोन पेयर को डाल दिया। कहीं से नया नहीं आया, टोटल अभी भी मेंटेन रहेगा, टोटल अभी भी मेंटेन रहेगा, उतना ही 100 रहेगा परसेंटेज एस करेक्टर, और पी करेक्टर टोटल अभी भी 300 रहेगा। कहीं से बाहर से कुछ भी नहीं आया। ठीक है बेटा, चले आगे। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और बेंट ने एक चीज और कही। बेंट ऑल्सो स्टेट्स दैट हाई ईएन एलिमेंट हैज अ टेंडेंसी टू ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैविंग लेस एस करेक्टर। मतलब यूं कहो, हाई ईएन को एस पसंद नहीं है। क्या याद करोगे? हाई ईएन को ऐसे, क्या इसका जुगाड़ क्या निकल के आएगा? जुगाड़ क्या निकल के आएंगे? हाई ईएन को, हाई ईएन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई ईएन को एस पसंद नहीं है।
हाई ईएन को एस पसंद नहीं है। आप डायरेक्टली सोच सकते हो हाई ईएन को पी पसंद है। हाई ईएन को क्या पसंद है? पी पसंद है। या यूं कहूं हाई ईएन हमेशा वहां से जुड़ना चाहेगा। तो मुझे ये बताओ कि जहां एस पसंद नहीं है, इसको बोला, इसने इसने कहा मेरे को एस पसंद नहीं है, तो एस जहां कम हो जाएगा वहां अपने आप क्या बढ़ जाएगा बेटा? पी कैरेक्टर बढ़ जाएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हो हाई ईएन को पी पसंद है। ऐसा भी सोच सकते हो, ऐसा भी सोच सकते हो। चलो सर, ये ऐसा सवाल हम क्यों कर रहे हैं? सर ऐसा सवाल हम क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आएगा बेटा। चलो अभी देखते हैं। यहां पर देखो, एक सवाल लिखा मैंने और वो लिख दिया ओ एच एच, इसको लिख दिया थीटा 1, और ओ एफ एफ, इसको लिख दिया थीटा 2। ठीक है, लोन पेयर यहां पर भी 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 है। कंपैरिजन जो है वो अब हाई ईएन और लो ईएन का है। हमको इससे कंपेयर नहीं करना है, इसको हम दो स्पीसीज को कंपेयर कर रहे हैं। इसमें हमने देखा कि ये हाई ईएन है। क्या देखा इसमें हमने? कि ये क्या है? हाई ईएन है। क्या है? हाई ईएन। अगर ये हाई ईएन है तो सिंपल सी बात है, यहां परसेंटेज एस करेक्टर जो है वो घटेगा। तो इसका मतलब है इस वाले बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, पर्टिकुलर इस बॉन्ड की अगर बात करूं, तो यहां एस घट रहा होगा। पर्टिकुलर अगर मैं इस बॉन्ड की बात करूं तो यहां पे एस घट रहा होगा। एस घटने का मतलब है कि यहां पर एंगल जो है एस घटेगा। एस एंगल की दुकान है, एस एंगल की दुकान है। एस घटेगा तो एंगल भी घटेगा। एस एंगल की दुकान है, याद रखना। तो इसका मतलब है यहां पर अब इसको कंपेयर करने की जरूरत नहीं, किसी भी एक में देख लो, इसमें देख लो, ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। हाई ईएन है तो थीटा 1 और थीटा 2 में, थीटा 1 और थीटा 2 में ज्यादा कौन हो गया आपका? थीटा 1 हो गया, और कम कौन हो गया आपका? थीटा 2 हो गया। मतलब थीटा 1 और थीटा 2 में जो कंपैरिजन आ गया बेटा, वो यहां पे अपन ऐसे देख सकते हैं, थीटा 1 ज्यादा रह गया और थीटा 2 जो है वो कम हो गया। अब प्रॉब्लम कहां आती है कि सर हमने सोचा कि फ्लोरीन वाला तो ज्यादा होना चाहिए। आप तो यही सोचोगे ना बेटा, ये फ्लोरीन वाला ज्यादा होना चाहिए। क्यों सोचोगे? क्योंकि आपको पता है, मैंने आपको एक चीज सिखाई है, बॉन्ड एंगल निकालना। मैंने कहा था जो नियम से नहीं निकल रहा है वहीं तो बेंट लगेगा। मैंने नियम सिखाया और नियम ये कहता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन सेम। नंबर ऑफ लोन पेयर इसमें भी 2 हैं और इसमें भी 2 हैं, मतलब लोन पेयर भी सेम। मतलब आप किस कंडीशन पे खड़े हो? जिस चार्ट में मैंने कहा था कि इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड बॉन्ड एंगल, इफ हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ लोन पेयर्स बोथ आर सेम, देन वी विल थिंक अबाउट सराउंडिंग एटम्स एंड या फिर सेंट्रल एटम। यहां पर सेंट्रल एटम सेम है तो हम किसके बारे में सोचेंगे बेटा? हम सोचेंगे सराउंडिंग एटम के बारे में सोचेंगे सर। तो सराउंडिंग एटम तो फिर यहां पे फ्लोरीन जो है उसकी साइज बड़ी है। सराउंडिंग एटम में फ्लोरीन की साइज बड़ी है तो सर थीटा 2 तो ज्यादा आना चाहिए था, जैसा कि आपने कहा। लेकिन बेटा अगर नियम चल ही जाता तो बेंट भाई साहब क्यों आते? तो बेंट्स ने यही समझाया कि अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच का एंगल कहीं पे भी कंपेयर करवाया जाए तो इनके अंदर मैक्सिमम ईएन डिफरेंस आ जाता है। आप खुद सोचो, हाइड्रोजन 2.1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 2.1 है और यहां पर फ्लोरीन जो है वो 4.0 है, तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। इस वजह से यहां पे कंसिडरेबल चेंज आ जाता है परसेंटेज एस करेक्टर में। तो दिक्कत कहां आती है? जब हाइड्रोजन और फ्लोरीन को एक साथ, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के एंगल को कंपेयर करवाया जाए तो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। बाकी आगे नहीं आएगी, बाकी आपको कहीं पे भी ये रूल नहीं लगाना है, एंगल आपको कंपेयर नहीं करवाना। पहली चीज तो ये कि जो मैं करवा रहा हूं आपको बस वही सीखना है। क्योंकि आप क्या करोगे, अब आज जाके आप रिसर्च करना स्टार्ट करोगे। रिसर्च क्या करोगे कि हर जगह पे एच और एफ के एंगल्स को कंपेयर करवाना सीख लोगे। बेटा इतना ज्यादा बेंट हमारे सिलेबस में है नहीं, मैं जानता हूं वहां पर भी लग जाएगा, लेकिन बेंट क्यों पढ़ा रहा हूं मैं पता है? इस पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल की वजह से मैं पढ़ा रहा हूं और मेरे को कोई लेना देना ही नहीं है, इसकी वजह से ही सिखा रहा हूं मैं। अब आप बोलोगे कि क्या इसमें बेंट लगा दें कि सर हम OCl2 OF2 में कोई बेंट लगा दें? नहीं लगाना है, आगे बता दूंगा वो एग्जाम्पल, उसमें नहीं लगाना है। इसमें यहां पर O, ये F, ये F, ये O, ये Cl, ये Cl, O, ये Br और ये Br, यहां नहीं लगाना है। यहां पे पहले ही लिख देता हूं, डू नॉट अप्लाई बेंट रूल। यहां पे ये यहां पे डू नॉट अप्लाई बेंट रूल, इसमें बेंट रूल नहीं लगाना है। ये नॉर्मल केस है। ये क्या है? गिव योर आंसर
अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एटम साइज ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा, ऐसा देखना है। मतलब यहां पे ये लोन पेयर है, कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर, इसके पास भी कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर, इसके पास भी कितना लोन पेयर, 2 लोन पेयर, ये θ1, ये θ2, ये θ3, ये θ1, ये θ2 और ये θ3। अब गलती कहां करते हो आप, वो मैं बता रहा हूं, मैं गलती करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आए। आप क्या करते हो, फ्लोरीन देखते ही भावुक हो जाते हो, सर कहते हो कि सर ने कहा था हाई ईएन को, तो सर हम फ्लोरीन वाले को कम कर देते हैं क्योंकि यहां पे एंगल कम हो रहा है, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही निकल जाएगा, आंसर सही निकल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी, जब आपको क्लोरीन और हाइड्रोजन को एक साथ दे देंगे, क्लोरीन और हाइड्रोजन को एक साथ दे देंगे, तब भी आप ये करोगे कि सर हाई ईएन हम क्लोरीन में लगा देते हैं। बेटा क्लोरीन की साइज बहुत बड़ी है, क्लोरीन की साइज बहुत बड़ी है, माना कि इसकी ईएन ज्यादा है लेकिन इसके अंदर फिर भी साइज वाला फैक्टर डोमिनेटिंग होगा। फ्लोरीन की साइज इतनी बड़ी नहीं है, हाइड्रोजन से बड़ी है मैं मानता हूं, लेकिन इतनी बड़ी नहीं है कि, तो इस वजह से ये साइज में थोड़ा छोटा भी रह जाता है, इस वजह से यहां पे फैक्टर एक अलग तरह का लग जाता है, एंड दैट इज हाई ईएन वाला, और वो बेंट ने सिखाया था बेटा। यहां पे कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे आप आसानी से θ1 θ2 इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। डू नॉट अप्लाई बेंट्स रूल हियर, गिव योर आंसर अकॉर्डिंग टू सराउंडिंग एटम की साइज ज्यादा तो बॉन्ड एंगल ज्यादा। ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर में आपको अच्छे से सिखा दी, ठीक है। और एक सवाल जो अक्सर पूछा जा सकता है और पूछा जाता रहा है कि इनके अंदर लेंथ कंपेयर करवाई जाती है, इनके अंदर क्या करवाई जाती है, लेंथ कंपेयर करवाई जाती है बेटा। तो ध्यान से सुनना, मैं यहां पे लिख रहा हूं एच ओ ओ और ये रहा H, फिर उसके बाद मैंने एक चीज और ले ली एंड दैट इज योर F, ये O और F। ये है H2O2, ये है O2F2, दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है बट सराउंडिंग एटम थोड़े डिफरेंट है। तो आप मुझे बताओ कि सराउंडिंग एटम में अब मैंने कंपेयर क्या करवाया बेटा, यहां से यहां तक की लेंथ को मैंने A लिख दिया और यहां से यहां तक की लेंथ को मैंने क्या लिख दिया, B लिख दिया। मुझे कंपैरिजन चाहिए किसके बीच में, A और B के बीच में कंपैरिजन चाहिए। तो जरा ध्यान से देखना, मैं वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करूंगा पर थोड़ा सा उसके अंदर चेंज होंगे सकते हैं। देखो आप क्या बोलोगे, इसको हाई ईएन, किसी भी एक को कंपेयर करवा लो, मैंने ये पकड़ लिया, ये क्या है, हाई ईएन है। क्या है बेटा, ये हाई ईएन है। अगर हाई ईएन है तो इस बॉन्ड के अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर कम हो रहा होगा क्योंकि हाई ईएन को एस पसंद नहीं है, तो इसका मतलब है यहां पे एस घट रहा होगा। और मैंने कहा था एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर जब भी एस कम होगा डेफिनेटली वहां पे पी बढ़ेगा, क्योंकि और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि इन दोनों को बराबर रखना है। तो एक को कम कर रहे हो तो दूसरे को बढ़ाना ही पड़ेगा, एक को बढ़ा रहे हो तो दूसरे को घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि रेशियो जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। 100 रुपए हैं, बराबर रहने चाहिए, 25-75 होके 100 हो जाए, चाहे 30-70 होके 100 हो जाए, चाहे 20-80 बन के 100 हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता, 100 रहने चाहिए। इसलिए यहां पे एस घटेगा तो पी बढ़ेगा। अब मुझे जरा समझाओ कि इस ऑक्सीजन के इस इधर वाले ऑर्बिटल में, इस ऑक्सीजन के इधर वाले ऑर्बिटल में ये कहानी घट रही है, मतलब ये कहानी हो रही है। तो क्या बताओ ऑक्सीजन इस वाले ऑर्बिटल में क्या करेगा, इस ऑक्सीजन जो है वो इस वाले ऑर्बिटल में क्या करेगा, जरा सोच के बताओ। ये वाले ऑर्बिटल में, इस ऑर्बिटल में जिससे फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इस ऑर्बिटल में ये कहानी चल रही है, तो बेटा उधर वाले ऑर्बिटल में इसकी उल्टी कहानी चल रही होगी। तो क्या सोचोगे आप, तो इसका मतलब है ये वाला तो इसके जैसा ही है बेटा, इसके जैसा ये और है, वो भी क्या कह रहा होगा, एस कम करो पी बढ़ाओ, तो वहां पे भी सेम कहानी चल रही होगी। अल्टीमेटली जोर किस पे आ रहा होगा, इस बीच वाले पे, क्योंकि ये सब जो कम हो रहा है वो यहां से दिया जा रहा होगा, जो कम हो रहा है वो यहां से दिया जा रहा होगा। तो सोचो अगर यहां पर एस कम हो रहा है, तो यहां पे एस बढ़ रहा होगा और पी जो है वो घट रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, समझ में आई? मुझे बताओ पी जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज बढ़ा रहा था, पी बढ़ने पे हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज बढ़ रही थी। sp से बड़ा sp2 होता है, sp2 से बड़ा sp3 होता है। परसेंटेज p कैरेक्टर बढ़ने पे हाइब्रिड ऑर्बिटल की साइज जो है वो बढ़ती है। याद है ऐसा कॉन्सेप्ट, पता है अपने को, अपने सीखा है बेटा। तो मुझे बताओ p अगर यहां घट गया, अगर ये p घट गया तो लेंथ घट जाएगी, p घट गया तो लेंथ घट जाएगी, क्योंकि यहां से हम सीख सकते हैं साइज का। साइज मतलब वही, बड़ा कितना है, लंबाई। तो यहां हाइब्रिड ऑर्बिटल की लेंथ घट गई। इसका मतलब है इधर ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो मैं लिख नहीं रहा, तो यहां पे a ज्यादा और b कम।
किसी एक तरफ कंपेयर कर लो, अगर बी कम आ ही गया तो फिर ए ज्यादा कर दो, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका होता है लेंथ निकालने का। ये सवाल बहुत कॉमन सवाल है H2O2 में और O2F2 के अंदर लेंथ कंपेयर करवाई जाती है। बहुत कॉमन सवाल है बेटा, बहुत ज्यादा कॉमन सवाल है, ये पूछा जाता है कई बार। ठीक है, तो ये इस तरह से हम बेंट रूल से ये आंसर दे सकते हैं। ये सिखाया हमको बेंट ने। बेंट खाली 2-4 एग्जांपल के लिए मैंने जो आपको है वो करवा दिए हैं। अब देखिए बेंट का एक काम और है, बेंट का एक काम और है, और वो बेंट का काम क्या है वो सीखोगे आप। अभी ये वाली स्ट्रक्चर जो है सॉरी ये वाली स्ट्रक्चर अभी हम नहीं कर पाएंगे, इससे पहले हमको एक चीज पढ़नी पड़ेगी। मैं इस वाली स्लाइड पे वापस आ जाऊंगा, आज ही के लेक्चर में आपको समझा दूंगा, आज ही के लेक्चर में। तो मैं इस स्लाइड पे वापस आऊंगा बेटा, ये चीज हमको एक चीज पढ़ने के बाद ही समझ आएगी। ठीक है, अभी देखते हैं हम पहले फिलहाल तो ड्रैगो रूल देखते हैं। फिलहाल क्या देखते हैं हम? ड्रैगो रूल देखते हैं। ड्रैगो के बाद हम एक चीज और सीखेंगे, है ना, ड्रैगो के बाद हम एक चीज और सीखेंगे, वहां पे फिर हम वो PCl2 और PCl2F3 एंड PCl3F2 की स्ट्रक्चर को बनाना सीखेंगे। गलत कौन सी सही कौन सी सीखेंगे सर। हाँ, ड्रैगो एक साइंटिस्ट था, उसने भी बॉन्ड एंगल के अंदर वो क्या कर रहा था, बैठे बैठे बॉन्ड एंगल पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था बेटा? बॉन्ड एंगल पढ़ रहा था कि NH3 NCl3 का इतना है, नहीं उसने सीखा NH3 का इतना है, PS3 का इतना है। ठीक है, मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप समझाओगे क्या क्या कर रहा था वो कर रहा था बॉन्ड एंगल स्टडी कर रहा था NH3। तो उसने देखा 107 डिग्री आया। ठीक है, फिर उसने सोचा ये PS3 है तो कम होगा, फिर उसने सोचा ASH3 है तो कम होगा। ठीक है, उसने ये दिमाग लगा रहा था, उसके दिमाग में गड़बड़ कहां हुई वो मैं समझाता हूं। उसने देखा कि यहां पे लोन पेयर सबके पास एक एक है, लोन पेयर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, तो कंडीशन कौन सी लगेगी? या तो सराउंडिंग एटम की साइज का लगेगा या फिर सेंट्रल एटम का साइज लगेगा। तो यहां पे सराउंडिंग एटम तो सारे ही हाइड्रोजन है बेटा, तो सराउंडिंग एटम का कॉन्सेप्ट तो लग नहीं सकता। तो उसने सोचा कि उसने आपकी तरह चार्ट सीखा हुआ था, मेरा वाला चार्ट पढ़ के गया था ड्रैगो, तो उसने पता है कि मोहित सर ने सिखाया है कि सेंट्रल एटम की साइज अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल जो है वो घटेगा। ठीक है, तो घटा, और घट के इसका आता है लगभग, इसका आता है 90 डिग्री। कितना आ जाता है इसका? लगभग 90 डिग्री। फिर नीचे जो है वो सब का ही, उन सब का ही लगभग कितना आ जाता है? 90 डिग्री। अब ड्रैगो का दिमाग खराब हुआ, वो अब ड्रैगो का दिमाग खराब हुआ कि यार मोहित सर ने तो ये समझाया था कि डिक्रीज होता है, बट डिक्रीज इतना ज्यादा हो जाएगा। 107 के बाद वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि यार 106 हो जाएगा, 106.5 हो जाएगा, है ना, इससे ज्यादा डिक्रीज नहीं होता। 1 डिग्री, आधे डिग्री, 1 डिग्री का फर्क आता है, 1 डिग्री का मैक्स टू मैक्स 1 डिग्री का फर्क आता है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 107। वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कम से कम 100 से ऊपर तो रहे, वो ये उम्मीद लगा के बैठा था। लेकिन उसके झटका लगा, और उसके झटका क्या लगा कि एंगल जो है बाकी तीनों के नीचे के एंगल जो है वो 90 डिग्री के आसपास ही आए। तो उसने दिमाग लगाया कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो उसका दिमाग इतना, वो पहले उसने सोचा कि यार कहीं न कहीं दिक्कत जो है वो फास्फोरस के कंपाउंड में होगी शायद, इस वजह से, क्योंकि बाद में उसने एस और एस भी बाद में स्टडी किया। उसने खाली सोचा कि फास्फोरस की दिक्कत होगी, तो उसने PCl3 का चेक किया, PCl3 भी 107 डिग्री के आसपास आया। अब उसका दिमाग खराब हुआ, कि सर इतना कैसे हो सकता है। उसने सोचा कि यार कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है वो उसके अब धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही थी, और धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही थी। तो उसने एक मेरी क्लास और भी देखी थी ड्रैगो ने, जिसमें मैंने ये सिखाया था। ड्रैगो मेरा वाला वो लेक्चर भी देख के आया था जिसमें मैंने ये सिखाया था कि S और P की मिक्सिंग होती है, इसीलिए P का एंगुलर नेचर बढ़ता है और इसीलिए थीटा बढ़ता है। मैंने हाइब्रिडाइजेशन में सिखा रखा था कि S एंगल की दुकान है, मतलब P को अपना एंगल अगर बढ़ाना है, जो कि P का एंगल लगभग कितना होता है बेटा? 90 डिग्री। P का PX, PY और PZ के बीच में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अगर वो एंगल उसको ज्यादा करना है तो क्या होगा? वो P किसके अंदर मिक्स होगा? S के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हमने क्या कहा था? हाइब्रिडाइजेशन कहा था बेटा। तो इसका मतलब है अगर एंगल, मॉलिक्यूल का एंगल लगभग 90 डिग्री ही रह जा रहा है, बेटा ध्यान से सुनना, अगर मॉलिक्यूल का एंगल लगभग 90 डिग्री ही रह जा रहा है, इसका मतलब P और S की मिक्सिंग जितनी सोच रहे हैं उतनी नहीं हो रही, क्योंकि P को एंगल नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो एंगल लगभग 90 डिग्री रह जा रहा है। अगर P S के पास गया तो एंगल बढ़ना चाहिए था, मतलब जहां पे S और P की मिक्सिंग अच्छे खासी होती है वहां पे एंगल 90 डिग्री से ज्यादा होता है, और वो ऊपर हुआ भी 107 डिग्री। लेकिन नीचे वाले में
लगभग 90 डिग्री आने का मतलब यह है कि इनमें नेग्लिजिबल मिक्सिंग हो रही है, मतलब बहुत कम मिल रहा है। इसलिए कोई 92, कोई 93, कोई 94, मतलब 90 के आसपास ही चल रहा है। तो या यूं कहूं कि इनमें मिक्सिंग नेग्लिजिबल हो रही है, बहुत कम हो रही है। हाइब्रिडाइजेशन, आज के बाद ध्यान से सुन लेना बेटा, हाइब्रिडाइजेशन हां या ना का केस नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन हां या ना का केस नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन परसेंटेज बेस चलता है, मतलब कितने परसेंट एस और पी की मिक्सिंग हुई है। इसमें 100% हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, मतलब 100% मर्ज हुए हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो डिफरेंट एनर्जी लेवल, ऑर्बिटल्स क्या है बेटा, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग बोली आपने। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं आपने सीखा है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, और ऑर्बिटल्स आर एनर्जी लेवल्स। मतलब हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली एनर्जी लेवल की मिक्सिंग है। डिफरेंट एनर्जी लेवल के मिक्सिंग बोल दिया आपने, उसी को आपने हाइब्रिडाइजेशन बोला। तो ये मिक्सिंग परसेंटेज बेस्ड चलती है ना, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल डिपेंड करती है। तो इन सारे मॉलिक्यूल्स में देखा गया कि 100% जो है नहीं हुई, या यूं कहो नेग्लिजिबल एस और पी की मिक्सिंग हुई। क्या हुई बेटा इसमें, नेग्लिजिबल एस और पी की मिक्सिंग हुई। मतलब पी को एस नहीं मिला, पी को एस नहीं मिला, इसलिए तो उसका एंगुलर नेचर नहीं बढ़ा, और एंगुलर नेचर नहीं बढ़ा तो उसका जो थीटा था 90 डिग्री लगभग उतना ही रह गया, 92, 93, मतलब ना के बराबर मिक्सिंग हुई है। तो ड्रैगो ने एक रूल दिया, और इसको समझते हुए ड्रैगो ने एक रूल दिया और यह बोला कि ड्रैगोज स्टडी लाइक मॉलिक्यूल PS3 एंड H2S। अब ये सिमिलर चीज आप उसके लिए भी सोच सकते हो, किसके लिए, पास वाले ग्रुप के लिए। और वो पास वाला ग्रुप कौन सा है, तो पहले ही मैं यहां लिख देता हूं, क्योंकि आप परेशान हो जाओगे कि हम ड्रैगो जीवन में हर जगह देख लेगा। बेटा आप एक काम करना, यहां पे ये PS3, ये ASH3 और ये SbH3, ठीक है। उसके बाद ये H2O, ये H2S, ये क्या होगा आपका H2Se, और ये होगा आपका H2Te। आपको खाली और खाली इनके अंदर ड्रैगो देखना है, आपको इनके अंदर ड्रैगो देखना है, बस यहां पे ड्रैगो लगाना है बस। और आपको भी कुछ नहीं करना है, ऐसा कुछ बहुत भारी कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूं मैं, 1-2 सवाल कराऊंगा बस, वही ध्यान में रखने। ये है जिनमें ड्रैगो रखता है, इनमें ड्रैगो लगेगा, मतलब इसमें नेग्लिजिबल मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल। इसमें क्या लिखेंगे हम, नेग्लिजिबल मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी, मतलब हाइब्रिडाइजेशन नेग्लिजिबल है। तो इन सब में बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री आएगा। अब देखो बेटा, ड्रैगो ने ये सब मॉलिक्यूल स्टडी कर लिए, पहले स्टडी कर लिए, फिर दिमाग लगाया और बोला कि हम बताएंगे तुमको कि किस किस में ऐसा होता है। तो उसने कहा देखो, पहले ये देख लिया उसने चुपचाप, ठीक है, देख रहे हो आप, कुछ नहीं है जो यहां पर आपके इन सब में जो कुछ है ना, वो यहां पे 3 कंडीशन दिखेगी आपको, देखना। सेंट्रल एटम की साइज शुड बी लार्ज एटलीस्ट 3rd पीरियड। देखो ये 2nd पीरियड का होता है बेटा, ये कहां से शुरू होता है, 3rd पीरियड का शुरू होता है, ये 4th पीरियड है, ये 6th पीरियड है। इसने कहा ये सब कहानी, नेग्लिजिबल मिक्सिंग की कहानी कौन से पीरियड से स्टार्ट हुई है, 3rd पीरियड से स्टार्ट हुई है। तो इसने दिमाग लगाया कि कम से कम 3रे पीरियड का तो होना ही चाहिए सेंट्रल एटम। उसके बाद नीचे वाले और बड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो और ज्यादा सपोर्ट करेंगे नेग्लिजिबल मिक्सिंग को, लेकिन कम से कम हम बड़ा किसको मान रहे हैं, कम से कम हम 3rd वाले को बड़ा मान रहे हैं, 4th वाला और बड़ा, 5th वाला और बड़ा, कोई दिक्कत नहीं। EN ऑफ सराउंडिंग एटम शुड बी लो। क्या बोला इसने, EN जो है सराउंडिंग एटम की कम होनी चाहिए। इसने दिमाग लगाया और बोल दिया कि देखो सब में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो इसने सोचा कि हाइड्रोजन, आप सोच लो केवल हाइड्रोजन वाले केस आपको देखने कि EN क्या होनी चाहिए, EN होनी चाहिए कम से कम, क्या होनी चाहिए, कम से कम EN होनी चाहिए, लो EN होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, लोन पेयर must be present in s orbital, lone pair must be present in s orbital। तो आप अगर इनका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इनके सबके जो एक एक लोन पेयर पड़े हैं ना बेटा, एक एक, कम से कम एक एक लोन पेयर, इनके पास 2-2 है मानता हूं, लेकिन कम से कम एक परसेंटेज s करेक्टर, मतलब लोन पेयर जो है वो s ऑर्बिटल में होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को। ये कंडीशंस उसने कहा जिसमें भी ये तीनों कंडीशन एक साथ लगेगी, जिसमें भी ये तीनों कंडीशन एक साथ अप्लाई होगी, वहां पर मिक्सिंग जो है वो नेग्लिजिबल होगी। कंडीशंस फॉर नेग्लिजिबल हाइब्रिडाइजेशन, एंड नेग्लिजिबल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है
एस और पी की मिक्सिंग जो है वो नेग्लिजिबल होगी, उसी को हमने हाइब्रिडाइजेशन बोला था। अब देखो बेटा, ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स, मतलब इनके नीचे वाले में भी यही कहानी होगी। अब अपन समझते हैं कि सर ड्रैगो ने ये एस वाला और ये कुछ चीजें हमको थोड़ा सा ज्यादा विजुलाइज करके दिखाओ, हमको थोड़ा अभी तक तो समझ में तो आ गया हमको सर कि इन तीनों में, इन तीन और तीन, इन छह में ही हमको ये बात सोचनी है ना। लेकिन अभी हमको ये चीज समझ नहीं आई कि असल में हमको विजुलाइज नहीं हो पा रहा है कि परसेंटेज एस करेक्टर पी करेक्टर का क्या चेंजेस आएगा, कैसे लोन पेयर एस में ऑर्बिटल है। तो अपन ये देखते हैं बेटा, अपन एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम एक मॉलिक्यूल स्टडी कर लेते हैं NH3 और एक में हम इधर PS3 स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। दोनों ऐसे हैं जिनके अंदर चेंजेस हैं, मतलब ये ऐसा है जिसमें ड्रैगो लग रहा है और ये ऐसा है जिसमें ड्रैगो नहीं लग रहा है। दोनों में फर्क देखते हैं। देखो बेटा, ये आपका सेकंड पीरियड है, तो बताओ ये 2s होगा और ये 2p होगा, ये 2s2 और 2p3 होगा, ये 2s का एक डब्बा होगा और ये 2p के 3 डब्बे होंगे। इसमें ये लोन पेयर s में पड़ा है, इसमें भी पड़ा है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़े हैं। देखो लोन पेयर s में पड़ा है बेटा, एक कंडीशन ये भी फुलफिल कर रहा है NH3, एक कंडीशन ये भी फुलफिल कर रहा है। उसके बाद सराउंडिंग में यहां पर भी हाइड्रोजन है, सराउंडिंग में यहां पर भी क्या है, हाइड्रोजन है, और सराउंडिंग में यहां पर भी हाइड्रोजन है। मतलब अगर अपन बोलते हैं कि लोन पेयर इन s ऑर्बिटल, ठीक है, उसके बाद हमने लिख दिया सराउंडिंग एटम En लो, हाइड्रोजन होना चाहिए, ये भी हो गया। उसके बाद थर्ड पीरियड, या यूं कहें सराउंडिंग एटम, सेंट्रल एटम साइज शुड बी लार्ज, या शुड बी लार्ज कर दो, या बड़ी होनी चाहिए। ये तीन कंडीशन कहलाता है, ये तीन कंडीशन इसमें है। देखेंगे कौन सी हो रही है और कौन सी अप्लाई नहीं हो रही। सेम चीज ये क्या होगा बेटा, ये होगा 3s2 और 3p3 होगा, सेम होगा। यहां पर भी देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो तो s में ही है, इलेक्ट्रॉन जो है वो तो s में ही है। यहां पे देखो एक, ये दो, ये तीन, दिख रहा है बेटा, दिख रहा है। अब देखो बात को, यहां पे लोन पेयर जो है, लोन पेयर इन s ऑर्बिटल, ठीक है, सराउंडिंग एटम En लो, ये भी कंडीशन ठीक है। उसके बाद सेंट्रल एटम की साइज जो है वो मिनिमम थर्ड पीरियड, मिनिमम थर्ड पीरियड। अब देखो जरा, क्या मैंने कहा था तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होनी चाहिए। क्या इसमें लोन पेयर s ऑर्बिटल में है, ये 2s है बेटा, ये 2p है, बिल्कुल है सर, इसमें लोन पेयर s ऑर्बिटल में है। क्या इसमें भी लोन पेयर s ऑर्बिटल में है, ये 3s है, ये लोन पेयर बेटा आपका, और ये 3p है, ठीक है, ये भी सही है। सराउंडिंग एटम की En कम होनी चाहिए, मतलब कि सराउंडिंग में हाइड्रोजन होना चाहिए, इसमें भी है सराउंडिंग में हाइड्रोजन, और pH3 बोल रहे हो तो इसमें भी सराउंडिंग में हाइड्रोजन है। यहां तक तो ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, लेकिन समस्या आ गई तीसरे पॉइंट में, जिससे हमको ये समझ आता है कि तीनों कंडीशन एक साथ लगनी चाहिए। कोई एक फुलफिल कर जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली एक साथ काम होना चाहिए। सराउंडिंग एटम की साइज यहां पर ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम थर्ड पीरियड की होनी चाहिए। ये थर्ड पीरियड का है, मतलब इसने तो ये वाली कंडीशन भी फुलफिल कर ली, ये यहां पे फेल हो गया, ये यहां पे फेल हो गया। अगर यहां पे कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो इसका मतलब है इसमें नेग्लिजिबल मिक्सिंग नहीं, इसमें कंप्लीट मिक्सिंग होगी। मतलब इसमें ड्रैगो नहीं लगेगा, इसमें ड्रैगो नहीं लगेगा। मतलब इसमें मिक्सिंग जो है, इसमें मिक्सिंग ऑफ S एंड P जो है वो पॉसिबल हो जाएगी, यानी कि ये मिक्स कर जाएंगे, ये क्या कर जाएंगे, मिक्स कर जाएंगे। तो बताओ, एक S और 3P मिलेंगे, अगर एक S और 3P मिलेंगे तो बताओ मुझे, अगर मुझे इसको वापस से यहां पे वैसे ही बना लेता हूं तो, क्योंकि मेरे को एक चीज और समझानी है, ठीक है। तो मिक्सिंग ऑफ S एंड P हो जाएगा, तो इसका मतलब है यहां पे ये डब्बा और यहां पे ये 3 डब्बे, ये मिक्स कर जाएंगे। ये 2S, ये 2px, ये 2py और ये 2pz, ये मिक्स हो गए बेटा। तो इनसे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। लेकिन बताओ यहां पे ड्रैगो लग गया, यहां पे ड्रैगो लग गया, तो यहां पर मिक्सिंग जो है वो नेग्लिजिबल होगी। यहां पे क्या होगी, मिक्सिंग
नेग्लिजिबल, मिक्सिंग जो है वो नेग्लिजिबल होगी या नहीं होगी, मान लो एक ही बात है। या मिक्सिंग अपन यूं कर लेते हैं, इसको नहीं लिख देते हैं और यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं नेग्लिजिबल। अब ध्यान से सुनना मैं क्या सिखाने वाला हूं। ये एस और ये पी तो मिक्स हो गए, ये एस और ये पी तो मिक्स हो गए, लेकिन ये एस और ये पिक्स जो है, ये पी जो है, ये उतने ज्यादा मिक्स नहीं हुए। अब ये क्या होता है बेटा, ये आपका पी एक्स है, ये पी वाई है और पी जेड है। अगर ये तीनों इसके साथ बेहतरीन तरीके से मिक्स हो जाते तो इसका मतलब है इसका एंगल जो अभी इनके बीच में एंगल है दैट इज योर 90 डिग्री, तो 90 डिग्री से बहुत ज्यादा हो जाता। यहां हो गया क्योंकि यहां पे पी एक्स पी वाई और पी जेड, पी एक्स पी वाई और पी जेड मिक्स हो गए किसके साथ, एस के साथ। एस एंगल की दुकान है, इन्होंने अपना एंगल बढ़ा दिया, इन्होंने अपना एंगल बढ़ा दिया, sp3 हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ कि लोन पेयर जो है कौन से ऑर्बिटल में रखा है। अब मिक्सिंग हो गई बेटा, हमको पता है लोन पेयर इसमें s में पड़ा था मान लिया, लेकिन क्योंकि अब इनमें मिक्सिंग हो गई तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा sp3, इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3 और इसका भी नाम sp3। ये सब अब मिलकर क्या बन जाएंगे बेटा, sp3 बन जाएंगे। सारे मिलकर क्या बन जाएंगे, आप इसको ऐसे बना लो, चलो आपको समझ में आ जाएगा, 1 2 3। अब आपको ये समझ में आ जाएगा, ये लोन पेयर, ये 1 ये 2 ये 3। इसका नाम भी क्या लिख दोगे बेटा आप, इसका नाम भी लिख दोगे क्या, sp3। इसका नाम भी क्या लिख दोगे, sp3। इसका नाम भी क्या लिख दोगे, sp3। और इसका नाम भी क्या लिख दोगे, sp3। समझ में आई अब तक कहानी। आपका ये लोन पेयर है, लोन पेयर इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहां पे लोन पेयर अब कहां है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है। यहां मिक्सिंग नहीं हुई, यहां पे मिक्सिंग नहीं हुई, मतलब जो आपका लोन पेयर है, लोन पेयर रिमेन्स इन ऑलमोस्ट प्योर s ऑर्बिटल। इसका लोन पेयर लगभग प्योर एस ऑर्बिटल में ही पड़ा रह गया क्योंकि वो पी के साथ मर्ज नहीं हुआ। क्या पी कैरेक्टर का मतलब कौन सा कैरेक्टर होता है, पी के पास कौन सा कैरेक्टर होता है, डायरेक्शनल नेचर। पी के पास कौन सा नेचर होता है बेटा, डायरेक्शनल नेचर। याद है पी के पास किसकी कमी नहीं थी, डायरेक्शन की कमी नहीं थी। एस के पास एंगल की कमी नहीं थी, याद करो, तो पी के पास डायरेक्शन की कोई कमी नहीं थी। इस लोन पेयर को पी मिल गया, इस लोन पेयर को पी मिल गया, देखो 3 पी आ गए ना बेटा। अब पहले अब ये ऐसे, क्या इस लोन पेयर को पी मिला, नहीं मिला, क्योंकि ये लोन पेयर लगभग कहां रह गया, प्योर ऑलमोस्ट प्योर एस ऑर्बिटल में रह गया। अब मैं बोलूं कि लोन पेयर जो है वो किसका ज्यादा डायरेक्शनल है, लोन पेयर का डायरेक्शनल नेचर कहां ज्यादा है, लोन पेयर का ज्यादा डायरेक्शनल नेचर क्या होगा। अगर ये लोन पेयर जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में होगा तो ये कैसा होगा, मोर डायरेक्शनल लोन पेयर, मोर डायरेक्शनल लोन पेयर। ये कैसा लोन पेयर बेटा, मोर डायरेक्शनल लोन पेयर है, क्योंकि इसमें ये जो है वो आपका पी कैरेक्टर जो है वो मिल गया। यहां पे पी कैरेक्टर लोन पेयर को मिला ही नहीं, यहां पे पी कैरेक्टर लोन पेयर को मिला ही नहीं, वो लगभग जो है एस ऑर्बिटल में ही रह गया। तो इसको बोलेंगे लेस ऑर्बिटल, लेस डायरेक्शनल लोन पेयर, लेस डायरेक्शनल लोन पेयर रह गया। सर हमको एक चीज समझ में आ गई, लोन पेयर जो है NS3 का मोर डायरेक्शनल हो गया और PS3 का लेस डायरेक्शनल रह गया। ये सारी बात समझ में आने के बाद हम एक ऑर्डर लिख सकते हैं, बताओ क्या, कि लोन पेयर का डायरेक्शनल नेचर, ऑर्डर ऑफ लोन पेयर डायरेक्शनल नेचर, ऑर्डर ऑफ डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर। देखो जिनमें ड्रैगो लग रहा है उनमें एस और पी की मिक्सिंग हो नहीं पा रही है, मतलब उस लोन पेयर को पी कैरेक्टर मिल नहीं पा रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि NH3, हम क्या देखेंगे कि जो आपका NH3 है, NH3 जो है, NH3 फिर PH3 फिर SBH3 फिर ASH3 और फिर SBH3। ठीक है बेटा, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। इनमें नेग्लिजिबल मिक्सिंग हो गई, इन सब में क्या हो गई, नेग्लिजिबल एस एंड पी मिक्सिंग हुई है।
जिसकी वजह से क्या हो गया, लोन पेयर लेस डायरेक्शनल हो गया। तो इसका मतलब है मैक्सिमम लोन पेयर की डायरेक्शनल नेचर किसका ज्यादा होगा, इसका उससे कम और इसका सबसे कम। ऐसा सेम आप कौन सी फैमिली के लिए सोच सकते हो बेटा, ऑक्सीजन फैमिली के लिए भी सोच सकते हो, लाइक H2O से कम, H2S से कम, H2Se से कम, क्या H2TE, ये आप इसके लिए भी सोच सकते हो, सेम चीज है, ठीक है। ये दोनों काम हो गए। अब आज सर लोन पेयर को डोनेट करना कहलाता है लुईस बेस। लोन पेयर डोनर क्या कहलाते हैं, लुईस बेस। लोन पेयर डोनर क्या कहलाते हैं बेटा, लुईस बेस। ये सारे क्या है, लुईस बेस है। लोन पेयर डोनर क्या कहलाते हैं, लुईस बेस। लुईस बेस कहलाते हैं। जिस लोन पेयर का डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होगा वो बाहर जल्दी जाएगा। बाहर जल्दी जाएगा इसका मतलब सेंट्रल एटम उसको जल्दी डोनेट कर देगा। बाहर जाने का मतलब है कहीं बॉन्ड बनाने जा रहा है। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए, आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और गेट की डायरेक्शन नहीं बताई जाए तो आपको गेट ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आपको दूसरे केस में एक कमरे में बंद कर दिया जाए और उसके बाद आपको बोला जाए कि राइट हैंड साइड में गेट है, मतलब आपका डायरेक्शनल नेचर बढ़ा दिया। आपको एक डायरेक्शन दे दी कि राइट हैंड साइड में गेट है, आपको बहुत कम टाइम लगेगा। आप तुरंत उठ के इधर उधर नहीं संभालोगे, आप अंधेरे में सीधा क्या कोशिश करोगे, राइट साइड में जाके आप सीधा गेट संभाल लोगे, मतलब आप जल्दी बाहर जाओगे। अगर आप मोर डायरेक्शनल हो तो। मोर डायरेक्शनल क्यों हो, क्योंकि आपको बताया गया है कि राइट साइड में है, आपको डायरेक्शंस दिखाई गई। सिमिलरली दो लोन पेयर हैं, एक के पास डायरेक्शनल नेचर नहीं है और एक के पास डायरेक्शनल नेचर है। जिसके पास डायरेक्शनल नेचर है वो जल्दी डोनेट हो जाएगा, इसका मतलब है वो अच्छा लुईस बेस होगा। तो अगेन लुईस बेसिक नेचर का ऑर्डर भी लिखना हो, अगर लुईस बेसिक नेचर का ऑर्डर भी लिखना हो तो भी सेम रहेगा। लुईस बेसिक नेचर का ऑर्डर भी लिखना हो तो भी सेम रहेगा। मतलब यहां पर ये जो है इसको आप बोल सकते हो डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर एंड लुईस बेसिक नेचर। ये लो, दोनों कंडीशन लिख सकते हो। मतलब अगर मैं आपसे बोलूं NH3 और PH3 में लोन पेयर जल्दी कौन डोनेट करेगा, NH3 और PH3 में से लोन पेयर जल्दी कौन डोनेट करेगा, आंसर बोलो, NH3 जल्दी डोनेट करेगा, बिकॉज ये लोन पेयर मोर डायरेक्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक केस लिया मैंने NH3 प्लस H प्लस, दूसरा केस लिया मैंने PH3 प्लस H प्लस। अब आप सोचोगे सर ऐसे सवाल कहां से आते हैं, कभी आपने ऐसा सवाल देखा होगा बेटा, मैं जानता हूं आपने कहीं न कहीं ये सवाल पढ़ा होगा। सवाल में पूछा गया था कि NH3 से NH4 प्लस अमोनियम आयन, NH3 से NH4 प्लस अमोनियम आयन और PH3 से PH4 प्लस फोस्फोनियम आयन दोनों बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बन जाते हैं क्योंकि दोनों लुईस बेस हैं। लेकिन सवाल यह होता है कि इनमें से अमोनियम आयन का फॉर्मेशन जल्दी होता है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा जल्दी होती है, तेज होती है, फास्ट होती है। क्यों? उसका जवाब आज सीखा आपने कि अमोनिया हैव मोर डायरेक्शनल लोन पेयर। NH3 में नाइट्रोजन के पास मोर डायरेक्शनल लोन पेयर है, मतलब इस लोन पेयर और इस लोन पेयर में से जल्दी चल के कौन जाएगा, जल्दी डोनेट कौन हो जाएगा, जिसके पास ज्यादा डायरेक्शनल नेचर होगा। इसका मतलब है यहां से ये लोन पेयर इस H प्लस के डब्बे के पास और H प्लस के डब्बे के पास, यहां से ये क्या हो जाएगा बेटा, फास्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, फास्ट। और ये हो तो जाएगा लेकिन कैसा होगा बेटा, स्लो होगा। अब ये फास्ट क्यों होगा, बिकॉज मोर डायरेक्शनल लोन पेयर, क्योंकि यहां पर ज्यादा डायरेक्शनल नेचर वाला लोन पेयर है। अब आप सोचो ये जो दो ऑर्डर लिखे हुए हैं ये बेसिकली 4 सवाल है। आपसे वो डायरेक्शनल नेचर ऑफ लोन पेयर पूछेगा अगर, तो आप 2 ये सवाल दे सकते हो। अगर आपसे लुईस बेस का पूछेगा तो इसका भी पूछ सकता है और उसका भी पूछ सकता है, लुईस बेसिक नेचर का ऑर्डर भी पूछ सकता है। तो अल्टीमेटली आपने क्या कर लिया, 4 क्वेश्चंस कर लिए। किसके बेसिस पर, ड्रेगो के बेसिस पे। हाँ, एक चीजें और है वो भी सीख सकते हो। वैसे आपका बॉन्ड एंगल की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप डिक्रीजिंग मैनर में पहले से, अगर आप पुराने वाले मेरे कॉन्सेप्ट से, आप मेरी वाली ट्रिक से, उस चार्ट से अगर आप बॉन्ड एंगल निकालोगे तो डिक्रीजिंग ही आएगा और इनका भी डिक्रीजिंग ही आएगा। हम इस बात पे चर्चा कर रहे थे कि NH3 से PH3 पे जब जंप किया
तो बहुत ज्यादा गैप आ गया बॉन्ड एंगल में, कम तो हुआ ना बेटा। तो आपसे अगर ऑर्डर पूछा जाए तो दिक्कत नहीं है, हम बात कर रहे थे कि एकदम से घट गया, एकदम से क्यों घट गया वो एक अलग चीज है, वो हमने इसमें सीख ली। लेकिन एंगल कम हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंगल कम तो हो रहा है, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल कम तो हो जाएगा। तो आप जो एंगल का आंसर अपने हिसाब से निकाल सकते हो, बॉन्ड एंगल का आंसर तो वो निकाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद आती है कि आपसे लोन पेयर का परसेंटेज पी करेक्टर डिस्कस करें। मान लो आपसे लोन पेयर का परसेंटेज पी करेक्टर डिस्कस करें कि इनमें लोन पेयर का परसेंटेज पी करेक्टर डिस्कस करना है, तो बेटा इस लोन पेयर के पास परसेंटेज पी करेक्टर सबसे ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, तभी तो उसको मोर डायरेक्शनल बोला। तो परसेंटेज पी करेक्टर का ऑर्डर पूछे तो भी यही है, किसके अंदर, लोन पेयर के अंदर। किसके अंदर बेटा, लोन पेयर के अंदर। और अगर एस करेक्टर पूछे तो उल्टा हो जाएगा। अगर एस करेक्टर पूछ ले, लोन पेयर का एस करेक्टर बताओ, ऐसे ऑर्बिटल का जिसमें लोन पेयर रखा है, उल्टा पूछेंगे वो, ऐसे ऑर्बिटल का जिसमें लोन पेयर रखा है उसका परसेंटेज पी करेक्टर पूछे तो ऑर्डर सेम हो जाएगा, क्योंकि हमको पता है पी तो घट रहा है लोन पेयर के पास, तभी तो लेस डायरेक्शनल होता जा रहा है। लेकिन एस पूछे तो उल्टा बता देना बेटा, क्योंकि इसको पी मिल गया तो फिर इसमें एस सबसे कम हो गया, किसको पी मिल गया, इसको पी सबसे ज्यादा मिल गया हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसका एस सबसे कम हो गया। अब नीचे वालों में हाइब्रिडाइजेशन में पी मिल नहीं रहा है तो एस कैरेक्टर ही तो बढ़ता जा रहा है। पीएस3 को आपने पीएस3 को बोल दिया था कि लोन पेयर जो है वो ऑलमोस्ट प्योर एस ऑर्बिटल में रह जाएगा, तो इसका मतलब है बेटा कि फिर एएसएच3 और एसबीएच3 में भी तो और ज्यादा ऑलमोस्ट प्योर एस में रहेगा, मतलब जैसे जैसे वहां परसेंटेज एस कैरेक्टर जो है वो बढ़ते ही जाएंगे। समझ में आई बात, आ गया समझ में। चलो ये आपका ड्रैगो की कहानी हो गई, बेंट की कहानी हो गई। अब आता है टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल यूज्ड आएगा, यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। कितने तरह के डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो सकते हैं? तो अभी तक हमने जो हाइब्रिडाइजेशन पढ़े हैं, हाँ 12th क्लास में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन में कुछ डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन भी आएंगे जिनमें डी का नाम पहले लिया जाता है, बट वो अभी हमारे काम का नहीं है, तो अभी हम उस पर बात नहीं करेंगे। डी हमारे पास 5 होते हैं बेटा, dxy, dyxz, dyz, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये दोनों क्या कहलाते हैं? एक्सियल। ये दोनों क्या कहलाते हैं? एक्सियल कहलाते हैं। और ये क्या कहलाते हैं? बिटवीन एक्सिस वाले। ये कैसे होते हैं? बिटवीन एक्सिस। ये बिटवीन एक्सिस होते हैं, नॉन एक्सियल बोल दो, ठीक है, एक ही बात है, वो एक्सियल बोल दो, समझ में आ जाएगा। ये बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको पहले से पता है, आप एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह में पढ़ चुके हो, बट मैंने जस्ट एक आइडिया दिया जिससे आपको समझ में आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं कि सर हमने 3 तरह के हाइब्रिडाइजेशन पढ़े जिसमें डी यूज होता है। फर्स्ट वन इज sp3d, सेकेंड वन इज sp3d2 एंड थर्ड वन इज sp3d3। मतलब हमको इन 5 में से मैक्सिमम 3 यूज करने हैं। हमको इन 5 में से मैक्सिमम कितने यूज करने हैं? 3। लेकिन प्रॉब्लम यहां आती है कि सर कौन सा वाला कब यूज होगा? जैसे sp3d लिखा है, जैसे sp3d लिखा है, तो ये d कौन सा है उन 5 में से? ये 2 डी उन 5 में से कौन से हैं? और ये 3 वाले डी उन 5 में से कौन से हैं? ये हमको सीखना है इस वाले टॉपिक में। तो सबसे पहले सिंपल से हाइब्रिडाइजेशन पे उठाते हैं, 3 डिस्कस करेंगे बेटा हम। उसमें से सबसे पहला लेते हैं sp3d, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन आप सभी जानते हो क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होता है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल क्या होगा बेटा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो अब देखो जरा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल को हमने ऐसे बना लिया, एक, ये लो। अभी मैंने इसमें सिर्फ इक्वेटोरियल प्लेन बनाया है, अभी मैंने इसमें क्या बनाया है? सिर्फ इक्वेटोरियल प्लेन बनाया है। और हमको पता है कि इक्वेटोरियल प्लेन कौन सा होता है बेटा? sp2 से बना होता है। अगर आप इसको सोचोगे तो ये क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर है। अभी मैंने एक्सियल पोजीशन नहीं बनाई है, मैं सिर्फ ये 3 बना रहा हूं, मुझे 5 बनाने में जानता हूं, मुझे बाई पिरामिडल वाला केस अभी और बनाना है। लेकिन मान लो मैंने ये वाले 2 अभी तक नहीं बनाए, तो ये क्या ट्राइगोनल प्लेनर है बेटा? ये क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर है। ट्राइगोनल प्लेनर को हमने क्या बोला था? ट्राइगोनल प्लेनर को हमने क्या बोला था? क्या हमने sp2 बोल रहा था?
ट्राइगोनल प्लेनर को हमने क्या बोला था, sp2 बोला था, ट्राइगोनल प्लेनर को sp2 बोला था। अगर मैं इसमें से sp2 माइनस कर दूं, इसमें से अगर मैं sp2 माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, तो साथ में बचेगा pd। क्या बचेगा, sp2 प्लस pd। एक बात याद करो, मैंने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाते वक्त ये बोला था कि डी वाले हाइब्रिडाइजेशन एक साथ नहीं होते, ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। मतलब sp3d का मतलब ये नहीं है कि एक s3p और एक d को एक साथ मिक्स कर दोगे, ऐसा नहीं होगा। ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन होता है, वो आपके सिलेबस में है नहीं, वो बहुत हाई लेवल की बात है। ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन वगैरह एमएससी पीएचडी में पढ़ाया जाता है, ठीक है। ग्रुप हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2 प्लस pd होता है। क्या होता है, इसका टुकड़ा, इसके टुकड़े कर दो। आप ऐसे सोचो, इसके क्या कर दो, टुकड़े कर दो। ये सब मैं समझा रहा हूं, लास्ट में एक टेबल बना दूंगा, आपका काम उस टेबल से हो जाएगा, बट एक बार के लिए समझाना जरूरी है, इसलिए समझा रहा हूं। नहीं समझ आए कोई टेंशन वाली बात नहीं, वैसे इसमें नहीं समझने का कुछ नहीं है, बट हाँ आपको लगे कि ये सब चीजें तो हम एक टेबल के बाद भी कर सकते हैं तो कर लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले समझ लो, sp2 का मतलब है ये 3 वैलेंसी, एक s और 2 p। हमने अगर इसको x एक्सिस मान लिया सपोज, और हमने इसको क्या मान लिया, y एक्सिस, क्या मान लिया, इसको y एक्सिस मान लिया, तो बताओ ये एक्सिस कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला एक्सिस हो जाएगा आपका z। कौन सा हो जाएगा बेटा, ये वाला एक्सिस कौन सा हो जाएगा, z हो जाएगा। ये वाला z है तो नीचे वाला भी z ही होगा, ये वाला z है तो नीचे वाला भी z ही होगा। अब ध्यान से देखो, अगर मुझे ये sp2 से बनाना है, ये क्या बनती, ये क्या है, sp2 है, ये क्या है बेटा, sp2 है, बताया ना अभी, sp2 है। कितने sp2 होंगे, 3 sp2 होंगे, क्योंकि 3 मिले हुए हैं, एक s और 2 p। ये कब बने होंगे, जब 3 मिले होंगे। तो ये बने भी कितने होंगे, 3 बने होंगे, sp2, एक sp2 और तीसरा sp2। 3 sp2 का हिसाब किताब देखो, एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2, 3 मिलेंगे, 3 बनेंगे, ये देखो sp2। अब मैं किसी एक का बता रहा हूं आपको, बाकी सारे भी एक जैसे ही हैं, ये वाला भी एक जैसा ही है, ये भी वाला एक जैसा है। तो बताओ, अगर इसको x एक्सिस माना तो s तो ठीक ले लिया, x एक्सिस में p कौन से, मुझे 2 p चाहिए, वो 2 p मुझे कौन से एक्सिस पे चाहिए, x एक्सिस और y एक्सिस पर। कौन से एक्सिस पर चाहिए बेटा, x एक्सिस और y एक्सिस पर चाहिए। तो बताओ s के बाद ये क्या ले लूं, px ले लेता हूं, और ये क्या ले लेता हूं, py ले लेता हूं। क्लियर है, इसका हिसाब किताब समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये z एक्सिस है, अगर ये z एक्सिस है, तो जरा बताओ ये बना किससे है, ये बना हुआ है बेटा p और d से। किससे बना हुआ है, ये p और d से। तो बताओ ये pz कौन सा ले लूंगा, क्योंकि x और y तो बेटा वहां काम आ चुके हैं, तो कौन सा p बच रहा है, z एक्सिस का बच रहा है। तो इस z एक्सिस पे कौन सा p होगा, pz होगा सर। अगर इस z एक्सिस, अपन इसको z एक्सिस मान रहे हैं, तो ये कौन सा एक्सिस होगा, pz होगा। साथ में अगर मुझे ये d चाहिए, तो मेरे पास ये लगा हुआ था शोरूम पे गया और pz को भी साथ में लेके गया था, और उसको बोला देख के बता तेरे को कौन सा d पसंद आ रहा है जो बिल्कुल तेरे जैसा हो। तो उसने कहा मैं pz हूं, जिसमें z सबसे ज्यादा होगा वही तो मुझे पसंद आएगा, बिल्कुल मेरे जैसा होगा। तो वो शोरूम पे जाके dz स्क्वायर उठा लाया। क्या उठा लाया, वो dz स्क्वायर उठा लाया, क्योंकि इनकी मिक्सिंग आसानी से हो जाएगी। मतलब sp3d में एक चीज समझ में आ गई, sp3d में जो d यूज होता है दैट इज योर dz स्क्वायर। कौन सा यूज होता है, dz स्क्वायर यूज होता है। पहला केस खत्म, चलो आगे आ जाओ। अब देखना बेटा, ये वैलेंसी कभी नहीं बढ़ती, ये वैलेंसी हमेशा 2 ही रहेगी। एक्सीएल पे हमेशा 2 ही आ सकते हैं, 2 ही रहेंगे। मतलब ये कॉम्बिनेशन कभी चेंज नहीं होगा, pz और dz स्क्वायर तो हमेशा होंगे आगे आने वालों में। मतलब पहला dz स्क्वायर है, तो ये बात हमको अब समझ में आ गई कि इसमें से 2 में से एक dz स्क्वायर है, इन 3 में से भी एक dz स्क्वायर, क्योंकि वो नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा। चलो आ जाओ आगे, समझ जाओगे। sp3d2 के टुकड़े कर सकते हैं क्या, sp3d2 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो बेटा मैंने लिखा pd तो बदलेगा नहीं, क्योंकि वो तो चेंज हो ही नहीं सकता, pd तो उतना ही रहेगा ना, वहां पर वैलेंसी बढ़ सकती है, वैलेंसी इक्वेटोरियल प्लेन में ही बढ़ती जाएगी। एक्सियल तो बेटा 2 पोजीशन होती है, वहां चेंज नहीं होगा। अब यहां पे एक वैलेंसी बढ़ गई, यहां पे एक वैलेंसी बढ़ गई, तो कौन सी वैलेंसी बढ़ा दें सर, कौन सी वैलेंसी बढ़ा दें। तो बेटा इसको आप sp2 लिख रहे थे, अब एक की और जरूरत पड़ेगी, तो sp2d प्लस pd कर दो। क्या कर दिया मैंने इसको, sp2d प्लस pd, यानी कि इसमें sp2d तो अलग मिक्स होंगे। ये कितने हैं बेटा, देखो 1 2 3 4, ये कितने हैं, 4 है। s 2p और 1d मिलके कितने हो गए, 4 हो गए। ये 4 मिलके 4 ही बनेंगे,
ये चार मिलके चार बनेंगे, ये दो मिलके दो बनेंगे, एक ऊपर एक नीचे। अगेन वापस देख लो, ये तीन मिलके तीन बनेंगे, नाम होगा sp2। एक दो तीन, तीनों बन गए। ये होंगे दो मिलके दो बनेंगे, जितने मिलेंगे उतने बनेंगे। दो मिलके दो बनेंगे, दोनों का नाम होगा pd। एक pd दूसरा pd। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब चलो आगे, यहां भी सेम ऐसा ही है। तो वैलेंसी कहां बढ़ गई? वैलेंसी बढ़ गई बेटा प्लेन में। कहां बढ़ गई वैलेंसी? प्लेन में बढ़ गई। इस तरह से समझा देता हूं, समझ में आ जाएगा। ये लो, लेकिन ये वाली अपनी एक्सियल वैलेंसी, इसको पहले खत्म कर लेते हैं। ये जेड एक्सिस है, इसको अपन हिसाब किताब लिख देते हैं पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर। ये हमको पहले से पता है, ये हमको पहले से पता है। इस पे हम ज्यादा जो है वापिस से बात नहीं करेंगे। हम आते हैं इस पे, ये आते हैं इस पे। अगर हमने इसको मान लिया क्या एक्स एक्सिस, तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा वाई एक्सिस। तो जरा सोचो, एस तो सब जगह बराबर होता है, उसमें तो कोई एक्सिस लगाने वाली बात नहीं, पड़ा है सब पे। फिर यहां पे पी एक्स होगा ही सही, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की बात है। फिर पी वाई होगा ही सही। पी जेड हमको चाहिए नहीं, वो ऊपर चला गया, वो इधर आ गया। पी जेड ऊपर चला गया, पी का हिसाब किताब खत्म। डी के पी के साथ वो वाला डी डी जेड स्क्वायर है। अब आप क्या ले गए? अब आप लेके चले गए किसको? यहां पे हमको चाहिए एक डी। हमको क्या चाहिए बेटा? एक डी। ऐसा डी आप इन तीनों को लेके गए शोरूम पे और बोला कि देख बेटा ये शोरूम लगा हुआ है डी का, है ना, ये डी का शोरूम लगा हुआ है, बताओ कौन सा बढ़िया लग रहा है तुमको, जो तुम्हारे साथ तुम्हारे एक्सिस पे फिट हो जाए। तो px और py, एस तो गया था साथ में, ऐसे ही बोला मेरे को कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी ले आओ, मेरे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन px और py गए थे साथ में, तो उन्होंने कहा कि ये लेके आओ dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये बिल्कुल परफेक्ट मैच हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर x और y एक्सिस आ रहा है। तो एक्सीएल वाले को ये कहां से लेके आए? ये लेके आए बेटा यहां से, और ये dx स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाले को उठा के लाए। बताओ इसको क्या बोल दोगे? sp2d। sp2d, डी कौन सा? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। मतलब कि आपको अगर आपको बोले तो इसके अंदर कौन कौन से डी यूज हुए? अगर आपको बोले कि sp2 sp3d2 में, sp3d2 में जो ये d हैं वो कौन कौन से हैं? dz स्क्वायर प्लस pz, dz स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? dz स्क्वायर प्लस कौन से? ये वाले दो d कौन से हैं? dz स्क्वायर प्लस dx स्क्वायर प्लस नहीं करेंगे, माइनस नहीं, सॉरी कॉमा, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये दो यूज होंगे। पहले वाले में सिर्फ dz स्क्वायर, दूसरे वाले में दो आ गए तो dz स्क्वायर के साथ एक और ऐड कर दो, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। थर्ड वाले पे आ जाओ। थर्ड वाले पे देखो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है बेटा? sp3d। अगेन कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे pd तो वही रहना है। अब लेकिन समस्या है कि यहां पे प्लेन में 5 चाहिए, तो sp2d2 कर दो। इसको क्या कर दो बेटा? sp2d2 प्लस pd जोड़ लेना, sp3d3 हो जाएगा। मतलब ये कितने मिलेंगे? 5। एक s, 2p, 2d, 5 मिलेंगे, 5 बनेंगे। प्लेन में 5 वैलेंसी बनेगी, तय है। प्लेन में 5 वैलेंसी बनेगी इस तरह से, ये बन गई 5। और इसका हमको पहले से ही पता है ये ऐसा ही होगा। इसका हमको पहले से पता है ये जेड एक्सिस है, तो मैं यहां डायरेक्ट लिख रहा हूं pz प्लस dz स्क्वायर। ये कहीं नहीं जा रहा, एक्सियल वैलेंसी हमेशा रहेगी। लेकिन प्लेन में 5 है, तो ये x एक्सिस मान लो, ये कैसा हो गया? y एक्सिस मान लिया। अब बताओ s ठीक है, px ठीक है, py ठीक है, pz तो ऊपर चला गया। एक हमने पहले ही ले लिया dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब इन सबको उठा के वापस शोरूम पे गए, बोले यार एक डी और चाहिए। यहां पे तो एक ही हुआ है अभी, एक डी और चाहिए। तो बोला एक डी और कौन सा लेके आए? तो इधर दिखाया शोरूम पे, बढ़िया चीजें दिखाई। बोले बताओ, इनको बोला ये दोनों अपन ले जा चुके हैं, ये नहीं है अब। तो अब बचे कितने? सिर्फ 3। कितने बचे? 3। अब मजबूरी है, एक्सीएल वाले खत्म हो गए, मजबूरी है, एक्सीएल वाले खत्म हो गए। अब बिटवीन एक्सिस वाले लाने पड़ेंगे, बिटवीन एक्सिस वाले लाने पड़ेंगे। बताओ कौन से लाओगे? वाई जेड, मजा नहीं आ रहा, जेड आ रहा। एक्स जेड, जेड एक्स, ये वाई जेड है, ठीक है, डी वाई जेड है, ये डी एक्स जेड है, और ये डी एक्स वाई है। मजा नहीं आ रहा, तो उसने कहा इनमें मजा नहीं आ रहा, इसमें मजा नहीं आ रहा। उसको देखा, बोला ये ठीक है। क्या बोला? ये ठीक है, इसके नाम में कम से कम एक्स वाई तो है। क्या बोला? इसके नाम में कम से कम एक्स वाई तो है, हमको भी वही चाहिए, हमको भी वही चाहिए। तो अब ये कौन सा उठा के लाए बेटा? डी एक्स वाई उठा के लाए। तो मतलब ये कैसा हो गया आपका? ये हो गया बेटा sp2d2। कितने मिले? 5। कितने बनेंगे? 5। कौन से दिख रहे? 5, 1 2 3 4 5। ये प्लेन में 5 वैलेंसी दिख रही है। अगेन ये कितने मिले? 2।
कितने बनेंगे? 2, 1 2, ये मिल गए। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है इसमें कौन से यूज हुए? इसमें यूज हो गया आपका dz स्क्वायर भी यूज हो गया, इसमें आपका dx स्क्वायर वाई स्क्वायर भी यूज हो गया, और इसमें आपका dxy भी यूज हो गया। ये 3 इसमें यूज हो जाएंगे। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक जुगाड़ याद रखना है। जुगाड़ मतलब खाली की पॉइंट की याद रखो। की पॉइंट क्या कहता है? की पॉइंट ये कहता है कि अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है, और अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 है, तो बेटा मैंने कहा था लास्ट में मैं एक छोटी सी टेबल बनाऊंगा। अगर आपको ये सब कहानियां नहीं समझ आई कोई बात नहीं, लेकिन आपको इस टेबल से ये पता होना चाहिए कि इनमें से d ऑर्बिटल किसमें कौन सा यूज होगा। तो बेटा इसमें एक d दिख रहा है, एक इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें कौन सा होता है बेटा? dx स्क्वायर सॉरी, ये हो जाएगा dz स्क्वायर। ये कैसा हो जाएगा? dz स्क्वायर और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा बेटा? dz स्क्वायर dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये कैसा हो जाएगा? dxy। समझ में आ गया? आपको खाली ये चीजें ध्यान रखनी है, बस कुछ नहीं। आपको की पॉइंट से मतलब है, की पॉइंट ये रहा आपका। अब आपसे सवाल घुमा के पूछ लेगा। सवाल क्या घुमा के पूछ लेगा? कि पहले वाले में हाइब्रिडाइजेशन के बाद कौन से प्योर रह जाते हैं? क्या पूछेगा? पहले वाले में हाइब्रिडाइजेशन के बाद कौन से प्योर रह जाते हैं? तो बेटा dz स्क्वायर प्लस ये 3 चारों के अलावा जितने, क्योंकि देखो एक s और 3 p तो काम आ गए, s प्लस px प्लस py प्लस pz, तीनों काम आ गए। s प्लस px प्लस py प्लस pz काम आ गया, और एक कौन सा काम आ गया? dz स्क्वायर काम आ गया। तो मतलब बाकी के बचे जो 4d हैं वो आपके आंसर होंगे। वो सेट आपको कहीं पे दिखता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा। रिमेन्स प्योर मतलब वो जो यूज नहीं आए। तो ये तो है यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। ये क्या पढ़ रहे हैं हम? यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। ऐसा भी सवाल आता है कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद कौन से प्योर रह जाते हैं? तो बेटा इसमें कौन से प्योर रह जाएंगे? इसमें वो 3 एक्सियल बिटवीन एक्सिस वाले। इसमें कौन से प्योर रह जाएंगे? तो इसमें वो जो बचे हुए dxz और dyz हैं वो प्योर रह जाएंगे, क्योंकि उनकी मिक्सिंग नहीं हुई, वो यूज नहीं आए। तो आपसे 2 तरह का सवाल पूछा जा सकता है। एक तो वो जिसमें हाइब्रिडाइजेशन में कौन से यूज हो रहा है, कौन सा सेट हाइब्रिडाइजेशन में यूज हो रहा है। अगर वो डी नहीं पूछे, सिर्फ डी पूछे तो आप इससे आंसर दे दो। और अगर आपसे डी नहीं पूछे, टोटल पूछे तो आप क्या बोलोगे? टोटल पूछे तो आप क्या बोलोगे कि s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर। इसके अलावा जो भी है वो रिमेन्स प्योर, वो सब प्योर है। ठीक है, इसमें भी s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये सेट तो आपका यूज आ गया हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, कौन सा प्योर रह गया? डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड। इस केस में अगेन यहां पे s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, ठीक है, प्लस डी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस डी एक्स वाई, ये आपका यूज आ गया, सारे यूज आ गए ये। तो कौन सा प्योर रह गया? तो इसके अलावा जो बच रहे हैं, इन सब के अलावा जो बच रहे हैं वो 2 ही डी बच रहे हैं। तीसरे वाले केस में डी वाई जेड एंड डी एक्स जेड जो है वो रिमेन्स प्योर रह गया। ठीक है बेटा, समझ में आई? चलो आप एक काम करते हैं, अपन एक सवाल कर लेते हैं कि सवाल कैसे पूछा जाता है। लिख देते हैं विच टाइप ऑफ डी ऑर्बिटल यूज्ड बाय सेंट्रल एटम during the formation of SF6। सेंट्रल एटम कौन है बेटा? सल्फर है। पूछ रहा है कौन से टाइप के जो ऑर्बिटल्स हैं, कौन से ऑर्बिटल पूछ रहा है? डी ऑर्बिटल्स यूज्ड होते हैं किसमें? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ SF6। कुछ नहीं करना है, SF6 लिखना है। SF6 में सबसे पहले जो आपने सीखा है ये आएगा आपका AB6L0 आएगा, मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2। मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका? sp3d2। जैसे ही sp3d2 लिख दिया तुरंत लिख दो dz स्क्वायर। ठीक है, dz स्क्वायर प्लस कौन सा हो जाएगा? dz स्क्वायर, साथ में कौन सा हो जाएगा? dx स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये तो हो गए आपके कौन से? यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। डी पूछे तो, टोटल पूछे तो s प्लस पी एक्स, ये तो दिख ही रहा है, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड, ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर टोटल पूछ ले, ये तो सिर्फ d है,
ये तो कौन से हैं, सिर्फ डी हैं। टोटल टोटल हाई टोटल ऑर्बिटल्स यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। तो फिर क्या लिखोगे, s प्लस पी एक्स प्लस पी वाई प्लस पी जेड प्लस डी जेड स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। किसी एक सवाल में सारी चीजें करके दिखा रहा हूं, समझ में आ जाएगा। फिर ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स रिमेन्स प्योर। ये कौन से हो जाएंगे, डी एक्स वाई प्लस डी एक्स वाई डी एक्स जेड डी वाई जेड, ये प्योर रह गए। अकॉर्डिंगली आपको खाली यहां से आपका आंसर बदल जाएगा। जिस भी टाइप का हाइब्रिडाइजेशन आएगा उस टाइप के अकॉर्डिंग ये तीनों आंसर्स जो हैं वो बदल सकते हैं। मैंने sp3d2 लिया है इसलिए इस तरह का आंसर लिखा है। आई होप अब आप समझ पा रहे हो कि मैं आगे आपको क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, अगर sp3d होता है तो ये आंसर बदल जाएंगे, समझदार हो समझ लोगे। sp3d3 हो जाए तो भी ये आंसर बदल जाएंगे, ये कहीं नहीं जाएंगे, ये सेम ही रहेंगे, ये चार तो सेम ही रहेंगे। sp3d से लेके sp3d3 तक ये तो आएंगे ही आएंगे बेटा। चलो अब आगे समझ में आ गई बात, सारी समझ में आ गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते हैं एक सवाल कर लेते हैं, फिर पीछे वाली बात पे चलेंगे जो मैं आपको एक स्ट्रक्चर बनाना चाह रहा था। सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स पूछा है, देखो सेट ऑफ डी ऑर्बिटल्स रिमेन्स प्योर, मतलब उल्टा सोचना है। हमने सीखा है कौन से यूज्ड हो जाते हैं, जब हमने ये सीख लिया कि कौन से यूज्ड हो जाते हैं तो प्योर कौन से हो गए वो तो बचे हुए बता ही देंगे ना बेटा। कह रहा है XCF4 मॉलिक्यूल्स में आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, XCF4 चलो हाइब्रिडाइजेशन कर लो, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा अगेन बेटा इसका, क्योंकि ये हो जाएगा आपका ab4l2 टाइप का मॉलिक्यूल। कैसा हो जाएगा बेटा, ये ab4l2 टाइप का मॉलिक्यूल। अगर आपने sp3d2 बोल दिया तो sp3d2 बोल दिया, इसका मतलब है ये तो आपके dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर वाई स्क्वायर ये तो यूज्ड हो गए, यूज्ड। तो बचे कौन से बेटा, dxy dyz और dxz, ये हो गए आपके रिमेन्स प्योर, नॉट यूज्ड, नॉट यूज्ड रिमेन्स प्योर। बताओ आंसर, dxy dxz dyz, ये लो खत्म। विच सेट ऑफ डी ऑर्बिटल रिमेन्स प्योर इन XCF4 मॉलिक्यूल। चलिए अब मैं एक स्लाइड छोड़ा था और वो स्लाइड क्या थी बेटा, वो स्लाइड थी कि कॉन्सेप्ट में बता रहा था PCl3 की करेक्ट स्ट्रक्चर क्या बनानी है। अब देखो बेटा एक चीज अभी हमने सीखी, और वो सीखी कहां पे कि हमने ये जो मॉलिक्यूल है ना, दोनों ही मॉलिक्यूल किस टाइप के हैं, AB5L0 टाइप के। ये भी आपका कौन सा टाइप का है, AB5L0। मतलब इनकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी बेटा, इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d हो जाएगा, और ये कैसे बनेंगे, TBP। TBP का मतलब होता है बेटा ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बनेगा ये, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अभी हमने सीखा कि यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और फिर ये बनता है बेटा P प्लस डी से, pz प्लस dz स्क्वायर से बनता है। ये बनता है किससे, s प्लस px प्लस py से। ठीक है, px प्लस py से, और साथ में इसमें कुछ नहीं था क्योंकि ये sp2 से ही बना था। ठीक है बेटा, समझ में आया, यही बना था ना बेटा, ये sp2 था प्लस pd था, याद है ऐसा, sp2 था प्लस pd था। वापस से वही चीजें बता रहा हूं। अब प्रॉब्लम ये आ गई कि आपने यहां पे बीच में, तो चलो बीच में आपने बिठा दिया किसको, फास्फोरस को, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तो फास्फोरस बैठा है। लेकिन अब 3 क्लोरीन है और 2 फ्लोरीन है, तो सर PCl3F2 को हम कैसे बनाएं, कहां से स्टार्ट करें। बेटा फ्लोरीन गलत जगह पे लगाना स्टार्ट कर दिया, मतलब आपने ये गलत जगह पे लगा दिया। अगर यहां पे आपने फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है, यहां पे अगर आपने फ्लोरीन लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे क्या पड़ा है, S, यहां पे क्या पड़ा है, S। तो मतलब कि ये जो हाई EN है, हाई EN को S पसंद नहीं है। हाई EN को S पसंद नहीं है।
प्रायोरिटी पे इसको एक्सीएल पे ले जाएंगे क्योंकि वहां पर एस नहीं है। एक्सीएल बना हुआ है पीजेड से, अभी सिखाया था बेटा एक्सीएल पोजीशन किससे बनी हुई है, पीजेड से बनी हुई है। मतलब हम प्रायोरिटी पे किसको ले जाएंगे, हम प्रायोरिटी पर किसको देंगे, हाई ईएन को एक्सीएल की प्रायोरिटी देंगे। हाई ईएन एलिमेंट को सिर्फ साफ साफ लिख रहा हूं, हाई ईएन एलिमेंट को एक्सीएल पोजीशन पर प्रायोरिटी देंगे। हाई ईएन एलिमेंट्स को एक्सीएल पोजीशन पर प्रायोरिटी देंगे। बस ये जुगाड़ है। क्यों, क्योंकि एक्सीएल पोजीशन पर एस नहीं है और हाई ईएन को एस पसंद नहीं है, प्लेन में पड़ा है एस, इक्वेटोरियल पर एस पड़ा है, नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है यहां फ्लोरीन नहीं लगाना है, यहां पर फ्लोरीन नहीं लगाना है, काट दिया। तो यहां पे क्या लगाना है, क्लोरीन लगाना है। तो इसका मतलब है यहां पे आपको सिंपल सी बात ध्यान रखनी बेटा, यहां पे आपको करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सी बनेगी, वो ये बनेगी फॉस्फोरस, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये रहा Cl, ये बन गया आपका F और ये रहा बन गया F। इसके अलावा अगर फ्लोरीन दो ही हैं और फिर आपको अगर वहां पे इक्वेटोरियल पे लग रहा है तो वो गलत हो जाएगा। यहां पे अगर आप ऐसी बना दोगे बेटा फॉस्फोरस, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, है ना, ये रहा क्लोरीन और ये रहा क्लोरीन, ये रहा क्लोरीन, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो आपकी गलत हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर गलत है, ऐसा नहीं होगा। अब गलत बनाने के तरीके और भी बहुत हो सकते हैं। एक फ्लोरीन को वहां लगा ले, दूसरे फ्लोरीन को यहां लगा ले, तो गलत है। ठीक है, आगे यहां पे दिक्कत आती है कि PCl2F3 को कैसे बनाएं। हम क्या सोचते हैं, 3 फ्लोरीन है, 3 पोजीशन नीचे दिख रही है, तो हम वैसा कर लेते हैं, वो भी गलत हो जाएगा। तो PCl2F3 को कैसे बनानी है बेटा, PCl2F3 अगेन ध्यान रखना, हमको स्टार्ट चाहे 3 हो चाहे 2 हो, हमको स्टार्ट फ्लोरीन को यहीं से करना है। सॉरी, हमको फ्लोरीन को स्टार्ट यहीं से करना है। हम गलती तब करेंगे जब हम फ्लोरीन को इक्वेटोरियल से स्टार्ट करेंगे। हाँ, अब 3 फ्लोरीन है और 2 वाले यहां लग गए, तो एक आपकी मर्जी है, बाकी कहीं पे भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। यहां लगा लो, यहां लगा लो, यहां लगा लो, मजबूरी है वो। तो फिर प्रायोरिटी बोला है ना मैंने, तो स्टार्ट हम कहां से करेंगे, एक्सीएल से करेंगे। तो ये करेक्ट स्ट्रक्चर हो गई। ये क्या हो गई, ये करेक्ट स्ट्रक्चर है। इनकरेक्ट कौन सी होगी, जब आप क्या करोगे, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, एक क्लोरीन यहां, ये स्ट्रक्चर बनाओ दोगे, ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर गलत हो जाएगी, ये वाली स्ट्रक्चर सही है। कैसे सीखा हमने कि प्लेन में पड़ा है, इक्वेटोरियल प्लेन में क्या पड़ा है, एस हाई ईएन को पसंद नहीं है, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि मजबूरी है। ऐसा नहीं कि पसंद नहीं है तो कभी नहीं लगेगा, तो मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा क्या सर, नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। एस जो है वो प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन में sp2 से बना हुआ है। इक्वेटोरियल प्लेन किससे बना हुआ है बेटा, sp2 प्लेन से बना हुआ है। मतलब s बोल रहे हो तो फिर हाई ईएन को हम शुरुआत कहां से करेंगे, स्टार्टिंग कहां से करेंगे, हाई ईएन को हम एक्सियल पोजीशन से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो जितने होंगे अकॉर्डिंगली हमारी स्ट्रक्चर सही हो जाएगी। अगर सिर्फ 2 ही है तो फिर 2 आ जाएंगे यहां पर, बट अगर 3 है तो 2 पहले यहां लगाओ फिर यहां लगाओ। अगर आप शुरुआत यहां से कर दोगे बेटा, शुरुआत यहां से कर दोगे तो फिर दिक्कत है। शुरुआत यहां से मत कर देना, प्रायोरिटी बेसिस पे, वो लिखा हुआ है मैंने, जुगाड़ लिखा हुआ है, हाई ईएन एलिमेंट को एक्सियल पोजीशन पर प्रायोरिटी देंगे, उस हिसाब से स्टार्ट करो, स्ट्रक्चर सही हो जाएगी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ PCl3F2 एंड PCl2F3 हमने सीख लिया, आपको चीजें जो है वो समझ में भी आ गई। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम स्टार्ट करेंगे क्या, ओवरलैपिंग, मतलब वीबीटी पार्ट 2 जो है वो हम उसमें स्टार्ट करने वाले हैं। वीबीटी पार्ट हम उसमें स्टार्ट करेंगे, ओवरलैपिंग वगैरह उसमें हम सीखेंगे। ठीक है भाई, उसके अलावा यहां पे एक एप्लीकेशन और बच रही है, वो हम आज देख लेते हैं। चलिए, एक एप्लीकेशन और बच रही है, वो देख लेते हैं। ये नोट कर लो एक बार, उसके बाद देखते हैं। नोट करो, ये वाला नोट करो, ये स्ट्रक्चर वगैरह आपने नोट नहीं करी होगी, वो तो कर लिया होगा। चलो ये वाला एक बार नोट करो, ये चीजें नोट कर लो, काम की चीजें नोट कर लो जल्दी, 1 मिनट है आपके पास। हाँ भाई चलिए, नोट कर लिया, आगे बढ़े।
चलो 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 चलो, अब हमारे छोटी छोटी 3 एप्लीकेशंस और बच रही है, बहुत छोटी छोटी है, बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, है ना। मैं पहले से ऑलरेडी उनकी स्लाइड्स प्रिपेयर करके लाया हूं, बहुत ज्यादा टाइम लगाने वाली बात नहीं है, कुछ कुछ चीजें हम पहले से जानते हैं, इसलिए हम अब सीधा सीधा जो है वो फटाफट इसको खत्म करेंगे, क्योंकि हमको नेक्स्ट लेक्चर में ओवरलैपिंग भी खत्म करना है। देखिए बेटा, अगर एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हमारे पास अगला टॉपिक आता है कौन सा, हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ सम ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। सीधा सीधा जुगाड़ है। ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में क्या होता है बेटा कि ये एक ऐसा ऑर्बिटल होता है जिसमें ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन रखा है, यानी कि एक पड़ा होगा, ठीक है। एक आंख वाला भूत है। अभी तक हम लोन पेयर देख रहे थे बेटा, वो लोन पेयर इसीलिए बोल रहे थे क्योंकि वहां पे 2 थे, लेकिन यहां 2 नहीं है, यहां एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन एक है तो वो भी किसी ऑर्बिटल में ही होगा। जब आप 2 आंख वाले ऑर्बिटल को इंक्लूड कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन में, तो फिर एक इलेक्ट्रॉन जो ओड इलेक्ट्रॉन पड़ा है वो भी तो किसी ऑर्बिटल में पड़ा है, और हाइब्रिडाइजेशन में तो ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो कब इस ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करवाना है और कब नहीं करवाना है, जब करवा दोगे तो काउंट कर लोगे, मतलब जिस तरह से लोन पेयर को काउंट करते थे उसी तरह से इसको भी काउंट कर लेना। जब पार्टिसिपेट करवा दो तो इस वाले ऑर्बिटल को भी गिन लेना, और जब पार्टिसिपेट नहीं करवाओ तो मत काउंट करना। तो सर हमको कैसे पता कब काउंट करना और कब नहीं? सिंपल सी बात, जब सराउंडिंग एटम हाइड्रोजन हो तो ऑर्बिटल काउंट नहीं करना है। कौन सा वाला ऑर्बिटल? ओड इलेक्ट्रॉन वाला। ओड इलेक्ट्रॉन वाला जब सेंट्रल एटम हो, कौन सा? सराउंडिंग एटम। जब सराउंडिंग एटम क्या हो बेटा? हाइड्रोजन हो, तो काउंट नहीं करना है। सिंपल सी बात है, फिर तो समझ ही आ गया सर, अब कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। 1 2 3 सिग्मा, इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि सराउंडिंग में क्या है? हाइड्रोजन। तो बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या लिख दोगे? sp2। क्या हाइड्रोजन है अब कहीं पे भी? नहीं है, सब में काउंट कर लो। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, पाई काउंट नहीं करना। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, हाइब्रिडाइजेशन बोलो क्या? sp3। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और इसको काउंट करेंगे क्योंकि फ्लोरीन है, हाइड्रोजन नहीं है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो जाएगा? sp3। 1 सिग्मा 2 सिग्मा, ये कोऑर्डिनेट है पर है तो सिग्मा ही ना बेटा, कोऑर्डिनेट है लेकिन है तो सिग्मा ही, तो काउंट तो होगा। तो ये भी क्या कहलाएगा? 1 सिग्मा 2 सिग्मा, और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। sp2 कैसा होता है बेटा? बेंट होता है। तो NO2 की स्ट्रक्चर कैसी होती है? बेंट होती है। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है इसमें, NO2 के बारे में एनसीईआरटी ने कुछ बातें लिखी हुई, मैंने भी लिख दी। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, बेंट स्ट्रक्चर होती है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन होता है। एसिडिक ऑक्साइड होता है, NO2 जो है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है। ब्राउन कलर की गैस होती है, पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। कलर भी इस एक ओड इलेक्ट्रॉन की वजह से है, और पैरामैग्नेटिक का मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड के पास जाए, P से पास, D से दूर, डायामैग्नेटिक दूर हो जाता है, पैरामैग्नेटिक पास आ जाता है। P से पास, D से दूर, डायामैग्नेटिक दूर, मतलब जो अट्रैक्ट नहीं करे, पैरामैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करे। कैन कॉज एसिड रेन, मतलब NO2 है, एसिडिक ऑक्साइड है। तो एसिडिक ऑक्साइड अगर पानी में जाएगा तो HNO3 बन सकता है, ये पानी में जाके HNO3 बन जाता है, ठीक है। HNO3 बन जाएगा तो एसिड रेन कॉज कर सकता है, एसिड रेन हो सकती है। फिर इसका थीटा जरा इंटरेस्टिंग है, देखो बेटा, ये है सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और ये है बॉन्ड पेयर, ठीक है। अगर ये लोन पेयर होता तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है। हमने ऑर्डर लिखा हुआ है, याद करो, हमने VSEPR के स्टार्टिंग में ऑर्डर लिखा हुआ है कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर रिपल्शन से। लेकिन 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 यहां पे कहानी अलग है, यहां पे कहानी अलग है। यहां लोन पेयर नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, बॉन्ड पेयर रिपल्सन जो है वो पीछे रह जाता है बॉन्ड पेयर से। यानी कि इनका बॉन्ड पेयर रिपल्सन अच्छा खासा है, अच्छा खासा है। तो अगर सपोज ये लोन पेयर होता तो एंगल S120 से कम हो जाता, जानते हो आप सब। अगर ये लोन पेयर होता तो एंगल क्या हो जाता? 120 डिग्री से कम हो जाता है, लेकिन इसमें एंगल 120 डिग्री से ज्यादा आ जाता है, और 180 से तो कम हो ही जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा भी वीक नहीं है वो रिपल्सन। कुछ सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो कुछ तो रिपल्सन करेगा। तो बेटा बॉन्ड पेयर रिपल्सन इज ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर सिंगल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन। इस वजह से इसका थीटा 120 डिग्री से कम होना चाहिए था, लेकिन खुल गया, और इसका थीटा आ जाता है लगभग 134 डिग्री। कितना आ जाता है? लगभग 134 डिग्री एंगल आ जाता है इसका, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू कभी पूछे ना पूछे, लेकिन ये तरह के स्टेटमेंट तो बना ही सकता है बेटा कि 180 से कम है, या 120 से ज्यादा है, या 120 से कम है। तो इस तरह की चीजें आपको सारी यहां से पता लग जाएगी। लिखा है मैंने, ऑर्बिटल हैविंग ओड इलेक्ट्रॉन कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन ओनली व्हेन सराउंडिंग एटम इज हाई EN। हाई EN का मतलब एक्सेप्ट हाइड्रोजन,
एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ऐसे याद रख लो। फिर मैंने उससे जुगाड़ बना लिया, आपके लिए लिख दिया कि सराउंडिंग में हाइड्रोजन देखो तो काउंट मत करना। पहला वाला केस है हाइड्रोजन का, बहुत ज्यादा आपको मिलेगा भी नहीं, बाकी सब में आपको काउंट करना ही है। तो हाइड्रोजन के अलावा बाकी सब में आपको उस ऑर्बिटल को काउंट करना है, मतलब एक लोन पेयर मानते हुए उसको काउंट कर लेना। लोन पेयर है नहीं, जिस तरह से अपन लोन पेयर काउंट करते थे वैसे उसको भी काउंट कर लेना है सिग्मा के साथ। चले बेटा आगे चलिए, बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसमें से इन सब पे सवाल आए ना आए, NO2 पे जरूर आ सकता है, खासतौर से उसके एंगल को लेके ध्यान रखें, और इसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पूछी जा सकती है। आ जाते हैं आगे। फिर अगला छोटा सा टॉपिक आता है बेटा, सॉलिड स्टेट हाइब्रिडाइजेशन इन सम इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स बोल दो, कंपाउंड्स बोल दो। कुछ क्या करते हैं, कुछ सॉलिड स्टेट में आयंस के रूप में रहते हैं। क्या करते हैं बेटा, आयंस के रूप में रहते हैं। तो आयंस, आपको अगर ये आयंस के टुकड़े याद हैं तो फिर आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो। तो मतलब इसकी कैटायनिक स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन जाहिर सी बात है अलग ही दिखेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है अलग दिखेगा, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, ये किस टाइप का हो जाएगा बेटा, ये AB4L0 हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ये AB6L0 हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3D2 हो जाएगा, ठीक है। खास तौर से एनसीईआरटी में सिर्फ PCl5 के लिए दिया हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट वही है। मैंने आपके लिए 3-4 और चीजें ले आया। इसमें से एक Cl माइनस निकाल दो तो एक यूनिट बचेगी क्या, PCl4 प्लस, और वो Cl माइनस जाके किसी PCl5 के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो अगली यूनिट कौन सी हो जाएगी, PCl6 माइनस। तो ऐसा नहीं कि Cl माइनस घूमता रहेगा, Cl माइनस जाएगा किसी दूसरे PCl5 के पास और क्या बना देगा, PCl6 माइनस। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल, ये कैसा है, हेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, और ये कैसा हो जाएगा, टेट्रा। तो आपसे पूछा क्या जाता है कि PCl5 सॉलिड बोल दे, PCl5 क्रिस्टलाइन बोल दे। क्रिस्टलाइन PCl5 में कैटायनिक स्पीसीज के बारे में पूछ सकता है, उसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है, उसकी शेप पूछ सकता है, ठीक है, और एनायनिक स्पीसीज के बारे में भी पूछ सकता है कि ऑक्टाहेड्रल होता है, जो है वो ही होता है। दूसरा, कैटायन में डी यूज हुआ या एनायन में डी यूज हुआ तो बेटा ये तो sp3 बोल रहे हो, डी आया नहीं तो डी यूज होगा नहीं। इसमें sp3d2 बोल रहे हो तो 2 डी यूज हुए, और अब हम जानते हैं कि वो डी कौन से हैं, 2। तो जब sp3d2 हो तो हाइब्रिडाइजेशन में डी कौन से होते हैं, dz² और dx²y²। तो कैसा भी सवाल यहां से आ सकता है, इसमें से सारे सवाल मैंने अभी बोल के दिखा दिए, किसी भी तरह का सवाल आप सोच सकते हो। PBr5 क्या भी टुकड़े हुए, ये भी बना क्या, AB4L0 बना, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन भी क्या हो गया, sp3 हो गया, ये भी टेट्राहेड्रल बन गया। लेकिन बात ये है कि सर यहां पर वो Br माइनस ऐसा क्यों नहीं बना सका, PBr6 माइनस क्यों नहीं बना, रीजन है डू नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, do not exist due to steric hindrance, ठीक है। ब्रोमीन की साइज इतनी बड़ी है कि फास्फोरस 6 ब्रोमीन अकोमोडेट नहीं कर पाएगा। आप बोलोगे फास्फोरस की कोवेलेंसी में दिक्कत है, बिल्कुल नहीं है, कोवेलेंसी तो 6 दिखा रहा है, इसमें भी कोवेलेंसी तो 6 है, कोवेलेंसी की दिक्कत नहीं है, ब्रोमीन की साइज की दिक्कत है। ब्रोमीन बड़ा है इसलिए 6 ब्रोमीन फास्फोरस रख नहीं पाएगा, 6 क्लोरीन रख लेगा, 6 ब्रोमीन नहीं रखेगा, इसलिए वो जो Br माइनस अलग हुआ वो अलग ही घूमता रहता है। वहां पे जो Cl माइनस अलग हुआ था वो जाके किसी PCl5 से जुड़ गया, PCl6 माइनस बन गया। यहां पे जो Br माइनस अलग हुआ वो BBr5 के पास गया, ठीक है, तो PBr5 ने भगा दिया, बोले तू आएगा तो ये बनूंगा, मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, चल 6 ब्रोमीन मैं नहीं रख सकता, निकल यहां से, तो इसको भगा दिया, तो ये अकेला घूमता रह गया। इसलिए वो सिर्फ कैटायन वाला पूछेगा, ये सिंपल आयन है, इसका कोई हाइब्रिडाइजेशन वगैरह होता नहीं, ऐसे ही घूमता रहेगा। XeF6 सॉलिड में XeF5 प्लस और F माइनस होता है, ये सब हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल सकते हो, इन सब के हाइब्रिडाइजेशन वगैरह आपको घर पे, ये N2O5 में NO2 प्लस और NO3 माइनस होता है। अब आपसे कैटायन का हाइब्रिडाइजेशन पूछे, AB2L0 sp, AB3L0 sp2, ठीक है, सब कुछ बता रखा है बेटा, सब कुछ। XeF5 प्लस का निकाल ही सकते हो, जिनोन के पास कितने होते हैं, 8 में से एक गया तो 7 बचे, 7 में से 5 कम आए तो 2 बचे, मतलब कि ये हो गया AB5L1 हो गया, ठीक है, ये कैसा हो गया बेटा, AB5L1 हो गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी पेंटागोनल पिरामिडल होगा, AB5L1, पेंटागोनल बाइपिरामिडल नहीं होगा, पेंटागोनल पिरामिडल होगा, ध्यान रखना। चलो हो गया, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट PCl5 ही है, लेकिन फिर भी मैंने आपके लिए और भी 2-3 चीजें हैं, ये आपको होमवर्क करना है। NO2 प्लस का क्या होगा, NO3 माइनस का क्या होगा, ये आपको होमवर्क देखता हूं, ठीक है, ताकि आपकी फिर से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए नेक्स्ट और लास्ट एप्लीकेशन है हमारी
इसकी हाइब्रिडाइजेशन की लास्ट एप्लीकेशन है, और वो क्या है, एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज। एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग स्पीसीज। देखो बेटा, इसमें हम ना ये ऊपर वाले तो दो तो पढ़ चुके हैं, बस हमारा फोकस मेनली इस पे रहेगा। तो रीजन बेटा, एग्जिस्ट करने वाले कंपाउंड्स कम है और नॉन एग्जिस्टिंग कंपाउंड बहुत सारे हैं, उतने जितना आप सोच सकते हो। जैसे CH4 एग्जिस्ट करता है, आप बोलोगे CH5, मैं बोलूंगा नहीं करता। आप बोलोगे CH6, मैं नहीं करता। ऐसे आप CH100 भी बोल दोगे लगातार, CH100 तक बोल दोगे तो भी नहीं करते हैं। तो वही कह रहा हूं मैं, एग्जिस्ट वही करते हैं जो हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। नहीं एग्जिस्ट करने वाले बहुत हैं। आप जो सोच सकते हो बहुत गलत कंपाउंड कितना भी सोच लो बेटा, CH5 से लेके CH100 तक नहीं करता ना एग्जिस्ट, बनाते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नॉन एग्जिस्टिंग ऐसा नहीं कि आप ये सोच लो कि आप नॉन एग्जिस्टिंग वाले कंपाउंड, तो बेटा वो गलत बनाने के 100 तरीके होते हैं। आप एग्जिस्टिंग पे ज्यादा फोकस करें। हाँ, कुछ नॉन एग्जिस्टेंस के रीजन बता देता हूं। रीजन मेन 3 रीजन होते हैं नॉन एग्जिस्टेंस कंपाउंड के। इम्प्रॉपर कोवेलेंसी, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड पीरियड वाले मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं, है ना। सेकंड पीरियड वाले मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। इस बात से यहां पे मैक्सिमम 4 कोवेलेंसी बाय सेकंड पीरियड एलिमेंट। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमको ये वाला कोवेलेंसी वाला फैक्टर रखना है, इम्प्रॉपर कोवेलेंसी। स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ सराउंडिंग एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम का जो रेशियो है वो ऐसा होना चाहिए कि एग्जिस्ट करे। अगर सेंट्रल एटम छोटा है और उसकी तुलना में सराउंडिंग एटम बहुत बड़े हो गए और बड़ा है और फिर नंबर्स में ज्यादा हो रहे हैं बेटा, तो जाहिर सी बात है उनके बीच में रिपल्शन होंगे, और रिपल्शन होंगे तो वो स्टेरिक हिंड्रेंस कहलाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है चारों तरफ का भीड़ भाड़ा का, चारों तरफ की जो भीड़ भाड़ होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस बोल दो, स्टेरिक क्राउडिंग बोल दो, एक ही बात है। तो ये क्राउडिंग मतलब ये चारों तरफ की जो भीड़ है उसकी वजह से कुछ एग्जिस्ट नहीं करते। लाइक अभी जस्ट बताया था PBr6-, PBr6- इसकी कैटेगरी में आएगा। नॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल। सपोज ये जो तीसरा पॉइंट है ये उन्हीं मॉलिक्यूल्स के लिए काम में आएगा जिनमें हाइब्रिडाइजेशन में डी को यूज करना है, क्योंकि बात सिंपल सी है। आप हेडिंग देखिए क्या लिखा है, नॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। मतलब बॉन्ड तो बनाना है, हाइब्रिडाइजेशन में डी की जरूरत भी पड़ रही है, लेकिन वो डी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है, कोई सेंट्रल एटम उसको मर्ज नहीं कर पा रहा है। इस वजह से बहुत से कंपाउंड्स नहीं बन पाते, ठीक है। करना तो है, बॉन्ड बनाना भी है, कोवेलेंसी भी रख सकता है, लेकिन डी और पी के बीच में, मतलब डी बहुत दूर है, डी बहुत दूर है, और मैंने कहा था मर्जिंग के लिए एनर्जी गैप का क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट होगा तभी तो एनर्जी गैप कम होगा। अगर डी बहुत दूर है और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, मतलब इनके बीच में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तो वो डी को यूटिलाइज ही नहीं कर पाएगा हाइब्रिडाइजेशन में, क्योंकि अगर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो गया तो वो उसको मिक्स नहीं कर पाएगा। और अगर डी को मिक्स नहीं कर पाया तो जो जिसमें हाइब्रिडाइजेशन में डी की जरूरत पड़ती है किसी कंपाउंड को, और वो अपना डी नहीं ला सके ड्यू टू लार्ज गैप ऑफ एनर्जी, तो उस केस में फिर वो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। इसके लिए कैसा रीजन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब आगे निकालेगा। चलो पहले फटाफट खत्म करते हैं इनको। इम्प्रॉपर कोवेलेंसी में जाहिर सी बात है ये कौन से हो गए, एग्जिस्टिंग वाले हो गए, और ये कौन से हो गए, नॉन एग्जिस्टिंग वाले हो गए। ये कैसे हो गए, नॉन एग्जिस्टिंग। NCl3 एग्जिस्ट करता है, NCl5 नहीं करता है। CCl4 करता है, CCl2- नहीं करता। BF4- करता है, BF6 3- नहीं करता। AlF6 सॉरी इसको ऐसे नहीं लिखना है, BF6 3- जो है वो करता है। उसके बाद यहां पे क्या लिख सकते हो आप, एग्जिस्ट करने में यहां पे लिख सकते हो BF4- की जगह आप, इसमें जगह नहीं है, कहां लिखेंगे, चलो कोई नहीं समझ लो, यहां पे लिख दो, ऐसे लिख दो, AlF6 3- एग्जिस्ट करता है। ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये थर्ड पीरियड का है, ठीक है बेटा। तो ऐसा नहीं कंपाउंड टू कंपाउंड मैच करो, मैंने वहां पे लिख दिया वो भी एग्जिस्ट करता है, BF6 3- नहीं करता, ठीक है बेटा। स्टेरिक हिंड्रेंस पे आ जाओ। स्टेरिक हिंड्रेंस पे देखोगे क्या, तो SiF6 और SiCl6 कोवेलेंसी की दिक्कत नहीं है। ऊपर देखो 3 और 5 कोवेलेंसी की दिक्कत है, ऊपर कोवेलेंसी की दिक्कत है। लेकिन जैसे यहां पे PCl5 है, PCl5 एग्जिस्ट करता है, ठीक है, PCl5 एग्जिस्ट करता है, NCl3 नहीं, NCl3 करता है, लेकिन NCl5 नहीं करता, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप मेरे ख्याल से समझ रहे हो। SiF6 6 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 6 बॉन्ड बना रहा है, कोवेलेंसी की दिक्कत नहीं। 7 बॉन्ड 7 बॉन्ड 7 बॉन्ड, 6 बॉन्ड 6 बॉन्ड,
कोवेलेंसी की दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसकी है? सराउंडिंग एटम की साइज की। फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन बड़ा है, तो ये सारे तो वो हैं जो एग्जिस्ट करेंगे और ये सारे वो हैं जो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये क्रॉस का मतलब नॉन एग्जिस्टिंग है, ये एग्जिस्टिंग वाले। IF7 एग्जिस्ट करता है क्योंकि आयोडीन बड़ा है, तो 7 फ्लोरीन लग सकते हैं, सिर्फ 7 फ्लोरीन लग सकते हैं, 7 क्लोरीन नहीं लग सकते, 7 ब्रोमीन नहीं लग सकते, साइज में बड़ा है। PCl6- फास्फोरस 6 क्लोरीन लगा सकता है, फास्फोरस 6 ब्रोमीन नहीं लगा सकता, अभी डिस्कस किया था। तो ये कहलाता है स्टेरिक हिंड्रेंस। नेक्स्ट है हमारा नॉन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल का नॉन कॉन्ट्रैक्शन कैसे? देखो बेटा, अगर सेंट्रल एटम चाहता है उसके डी ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइजेशन में, तो वो डी ऑर्बिटल सफिशिएंटली कॉन्ट्रैक्टेड होना चाहिए। मतलब अगर ये न्यूक्लियस है, यहां पर S है, यहां पे P है और यहां पे D है, अगर ये D को मर्ज करना चाहता है, अगर ये D को मर्ज करना चाहता है, तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर इसका Z इफेक्टिव बढ़ेगा, अगर इसका Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा। कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो ये इसको अपनी तरफ पार्टिसिपेट करवाएगा, मतलब एनर्जी गैप जो है वो घटेगा, तो डी जो है वो पास आएगा, एनर्जी गैप घटेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन कब बढ़ेगा? जब जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। और जेड इफेक्टिव कब बढ़ सकता है बेटा? जेड इफेक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ हाई ईएन, इन प्रेजेंस ऑफ हाई ईएन। अब जरा सोचो, अगर ये डी को पास बुलाना चाहता है तो इसकी पावर बढ़ना जरूरी है। इसकी पावर का मतलब न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव बढ़ना जरूरी है। न्यूक्लियस का जेड इफेक्टिव बढ़ने के लिए न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज का आना जरूरी है। और न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज आना कब शुरू करेगा? जब सराउंडिंग हाई ईएन, सराउंडिंग एटम कैसा हो? हाई ईएन हो। सराउंडिंग एटम हाई ईएन आ रहा है, ये सब एक साथ काम होता है, एक साथ होता है। हम इसको टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ते हैं, मतलब इधर से सराउंडिंग एटम कर रहा है अप्रोच, तो इधर पे इसको पॉजिटिव चार्ज महसूस हो रहा है। जैसे ही इस पर प्लस चार्ज आया जा रहा है, ये तुरंत क्या खींचता जा रहा है? ये अपने ऑर्बिटल्स को खींचता जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव सोचेगा, और पॉजिटिव सोचेगा तो इसको भी साथ लेने की सोचेगा। बेटा सबको साथ लेके चलने वाली भावना इसमें आएगी। तो आप खुद सोचो, क्या साइज की दिक्कत है? नहीं है। क्या कोवेलेंसी की दिक्कत है? नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि SF6 तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन फिर आपने कभी सोचा कि SH6 क्यों नहीं करता? ना तो सल्फर की कोवेलेंसी की प्रॉब्लम है, ना हाइड्रोजन की साइज की प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही है कि जब हाइड्रोजन सल्फर के पास आया तो सल्फर को वो मजा नहीं आया जो सल्फर को फ्लोरीन के साथ आया। मतलब जैसे 6 फ्लोरीन सल्फर को अप्रोच कर रहे हैं तो सल्फर पे प्लस चार्ज आ रहा है, इस वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन हमको भी पता है कि sp3d2 है। मतलब ये जो 2 डी चाहिए, उनको पहले कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एनर्जी गैप ऐसा करना पड़ेगा, एनर्जी गैप कम करना पड़ेगा, तभी तो ये मर्ज हो पाएंगे, तभी तो आप हाइब्रिडाइजेशन बोल पाओगे। तो इसका मतलब है इनकी मर्जिंग के लिए इस पर पॉजिटिव चार्ज का आना जरूरी है। क्या ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के केस में आएगा? नहीं आएगा। तो ये सारे जो हाइड्रोजन वाले हैं ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और फ्लोरीन वाले सब जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। या और कोई एटम हो सकता है, आपको सिंपल सा दिमाग लगा के रखना, हाइड्रोजन वाला एग्जिस्ट नहीं करता। SH6, XCH6, XCH4, SHH4। अब ये मेरे को आप ऐसे मत बोल देना कि सर इसका मतलब क्या CH4 एग्जिस्ट नहीं करेगा? मारूंगा बहुत बुरा। CH4 एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या? अरे बेटा CH4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या है? क्या सर इसका मतलब तो ये हुआ कि NH4 प्लस भी एग्जिस्ट नहीं करेगा क्या? क्या NH3 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा? अरे बेटा हाइब्रिडाइजेशन तो देख लो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन थे। अरे जिसका हाइब्रिडाइजेशन ही sp3 है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, उसमें D की जरूरत उसको है ही नहीं। जब डी की जरूरत ही नहीं है तो डी के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्योंकि ये वाला पॉइंट तो डी से रिलेटेड है। तो ऐसे हाइब्रिडाइजेशन वालों के लिए ही सोचा जाएगा जिनमें डी काम में आता है। वो कौन कौन से होते हैं? sp3d, sp3d2 और sp3d3। आप कल को यह जाके मेरे को बोल दो, सर ये बताओ ये pH4 प्लस है वो एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा? आपने कहा था हाइड्रोजन सराउंडिंग में होगा, नहीं करेगा। बेटा pH4 प्लस है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, करेगा डेफिनेटली करेगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है।
ठीक है, आपको सिर्फ वो ध्यान रखना है, ये देखो 6 6 4 4, अब 4 है बट इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d है, और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d3 है। ये सब वही केस है जिसमें d काम में आ रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब चाहता है सेंट्रल एटम की डी को काम में ले, तो सेंट्रल एटम का पॉजिटिव रहना जरूरी है। और सेंट्रल एटम पॉजिटिव कब रहेगा, जब उसको कौन अप्रोच कर रहा होगा, साथ के साथ हाई ईएन अप्रोच कर रहा होगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये रही थी बेटा सारी एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर खत्म होती है। हम नेक्स्ट लेक्चर में चलने वाले हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेटा ओवरलैपिंग पढ़ेंगे, मतलब कि हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पार्ट 2 हम वहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सब हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड थे, हाइब्रिडाइजेशन की एप्लीकेशंस थी। हालांकि एप्लीकेशंस, कुछ एप्लीकेशंस डायरेक्ट लिंक नहीं थी हाइब्रिडाइजेशन से, लेकिन वो सेगमेंट था जहां से क्वेश्चंस हर बार आते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे, इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इन छोटे छोटे पार्ट में से एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन ही बनते हैं, वो आपको किसी न किसी सोर्स में दिख जाएंगे, ठीक है। और रही बात लाइव प्रैक्टिस सेशन की, तो वो डेफिनेटली हर संडे को होता है आपका। तो मैं भी आपके लिए किसी संडे को जो है, आप जैसे ही चैप्टर खत्म होगा उसके नेक्स्ट संडे में उस चैप्टर का हम PYQs और NCERT एग्जाम प्लस को लेके डिस्कशन करेंगे। NCERT एग्जाम प्लस और PYQs के क्वेश्चंस करने वाले हैं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।